Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of human reproduction chapter. तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटेशन अकर्स इन। कैपेसिटेशन जो है इनमें से कौन से में जो है होती है। तो भाई सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक जो है कंसेप्ट इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर के। एपिडिडाइमिस वॉस डिफरेंस टेस्टिस। इससे पहले आपको ये तीनों चीज़ों का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट क्या होता है ये हम थोड़ा सा दूसरे तीसरे क्वेश्चन में देख लेंगे। तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए तभी हम जो है क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो स्पेस बना के सबसे पहले ये समझते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सबसे पहले बात करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक इसमें होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो एक होता है भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो इसमें होते हैं मैं बताऊंगी कौन से क्या काम होता है उनका। पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो कि गैमेट की फॉर्मेशन में, ठीक है, गैमेट की फॉर्मेशन। और दूसरा क्या होता है भाई जो हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है उसमें काम आता है। गैमेट्स फॉर्मेशन, हार्मोन की प्रोडक्शन, ठीक है, दैट इज टेस्टिस। ठीक है, हार्मोन की प्रोडक्शन यानी कि जो टेस्टिस होती है ये टेस्टिस में। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ बेसिक सा। अब देखो भाई यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ हमारे पास ये होता है। ये वाली जो लेयर होती है इसको बोला जाता है क्रीमेस्टर। ठीक है, ये टेस्टीज मैंने बनाई यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्रीमेस्टर। ठीक है, स्केलेटल की मसल्स होती हैं। उसके बाद ये बाहर वाला होता है क्या, स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम में ये दोनों टेस्टीज जो है एनक्लोज्ड होते हैं। अंदर इनको बोलते हैं क्या, टेस्टिकुलर। इनको बोला जाता है भाई टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल इनको हम बोलते हैं, जो लगभग 250 होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है भाई, ये जो अंदर वाली जो हमारे पास होता है इसको बोलते हैं डार्टस। ये क्या होती है भाई, स्मूथ मसल होती है। ये स्केलेटल क्रीमेस्टर जो स्केलेटल मसल होती है और डार्टस कैसी होती है भाई, स्मूथ मसल होती है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगी जो ये यहाँ पे हमारे पास ये क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, यानी 1 से 3। उसके बाद यहाँ पे जो है ये ऊपर वाली एब्डोमिनल कैविटी होती है भाई। ठीक है, इससे ऊपर एब्डोमिनल कैविटी होती है। यहाँ पे क्या होता है, इनग्विनल कैनाल इसको बोलते हैं। यहाँ से जो है ये नर्व्स वगैरह जो होते हैं जितनी भी यहाँ पे इससे इंग्विनल कैनाल से होकर यहाँ से निकलती हैं। ठीक है भाई, आगे मैं आपको बताऊंगी टेस्टिकुलर लोब्यूल के बारे में। ठीक है, मैं सोच रही हूँ आपको पूरा मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, पूरा जो कंसेप्ट है वो मैं आपको यहीं से क्वेश्चन में समझा दूँ। ठीक है, ताकि आगे किसी भी क्वेश्चन में अगर आए तो बार बार हमें समझने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो एक बार यहीं समझ लेंगे। जो मैंने आपको बोला था अभी, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, मैं अब उसको जो है आपको डिटेल में बनाकर दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं इसको अच्छे से बना लेती हूँ भाई, मैं आपको समझा भी दूंगी कि क्या कुछ मैंने बनाया है।
अब देखो, ये जो होता है भाई, ये जो आपको ऐसे दिख रहे बने हुए, इनको ये टाइट जंक्शंस होते हैं, ठीक है, टाइट जंक्शन इन्हें आप बोल सकते हो। और जो यहाँ पे ये ऐसे मैं ब्लू से जो बना रही हूँ, इनको यहाँ पे बोलते हैं, इनके अंदर होता है सर्टोली, या फिर आप इसको बोलते हैं सर्टोली नर्स, या फिर सस्टेनिकुलर सेल्स। ठीक है, क्या बोल सकते हो भाई, सर्टोली नर्स या फिर सस्टेनिकुलर सेल्स हम इन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है भाई, इसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, ये क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया हम इसे बोलते हैं। ये होती है भाई सेमिनिफेरस ट्यूबल। मैंने आपको बताया था हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल होती हैं। ये होते हैं भाई लेडिक सेल्स। ठीक है, ये क्या होती है, लेडिक सेल्स, या फिर आप इसे इंटरस्टिशियल सेल्स भी हम इन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या रिलीज करते हैं भाई, क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंड्रोजन। एंड्रोजन और एंड्रोजन से क्या बनते हैं, ये कौन से हार्मोन को बनाते हैं भाई, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मेल हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। ये एंड्रोजन जो है भाई ब्लड वेसल्स में वो हो जाते हैं अपना उसको सिक्रेट हो जाते हैं ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से आपने देखा होगा लड़कों की जो है वॉइस हैवी हो जाती है, हेयर्स की ग्रोथ होती है, बियर्ड वगैरह, हाइट बढ़ती है। ये सारे जो है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, ठीक है, जो एंड्रोजन जिसे रिलीज करता है, उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे। अब मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, काफी बड़ा एक ये डायग्राम है, देखो। पहले भाई मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ थोड़ा सा, ये आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख लेना। अगर यहाँ पे आपको अच्छे से समझ ना आ पाए तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को खोल के बैठ जाना, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने इतना गंदा बना दिया है। भाई मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये काफ़ी नीट एंड क्लीन बन सके, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। यहाँ पे मैं ब्लू पेन का यूज़ कर रही हूँ। हालांकि मैं अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको अच्छे से आपको बताऊंगी क्या कुछ मैंने यहाँ पे बनाया है। तो भाई मैं यहाँ पे एक ही तरफ का अच्छे से मैं बना देती हूँ, ठीक है। दूसरी साइड हमको नीड नहीं है इसको बनाने की बार बार, ठीक है। तो देखो भाई ये होता है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये होगा क्या, यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे ये क्या होते हैं भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। क्या होंगी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। मैंने आपको बताया था कि मतलब देखो 250 मेरे हिसाब से कंपार्टमेंट हर एक टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल के होते हैं, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी, ठीक है। यानी कि 250 लोब्यूल्स होते हैं इसके। उसके बाद भाई ये जो आपको दिख रहा है, ये मैंने ऐसे राउंड राउंड करके बनाए हैं, ये होता है ट्यूबिली रेक्टे, ठीक है। ट्यूबिली रेक्टाई आप इसको बोलोगे, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपर यहाँ पे हमारे पास आता है पहला, सीरीज में याद रखोगे रेटे टेस्टिस।
क्या आता है भाई, रेटिटेस्टिस इसको बोलते हैं। दूसरा ये हमारे पास होता है क्या, एपिडिडाइमिस, नहीं एक मिनट, रेटिटेस्टिस हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है भाई ये वाले क्या होते हैं, ये जो आपको मैंने सीधी सी लाइन बना रखी है, ये होते हैं वासा एफ्रेंशिया। क्या होते हैं भाई, ये वासा एफ्रेंशिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है भाई, ये जो राउंड राउंड आपको दिख रहे हैं ये होते हैं एपिडिडाइमस, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये क्या होंगे, यूरिटर होता है, ये होती है भाई सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये क्या होती है, सेमिनल वेसिकल। हर एक का पर्टिकुलर फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। ये होती है भाई वास डेफरेंस, ठीक है, फोर्थ वन। उसके बाद जो है इजैकुलेटरी डक्ट, ये जो यहाँ पे होता है इजैकुलेटरी डक्ट। लास्ट में हमारे पास होता है यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो होता है इसको बोलते हैं भाई, सब कुछ इरेज हो गया, खैर यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है। ये मेरे एक बार बना के दिखाने का मकसद था, हालांकि मैं इन सब को जो है एक्सप्लेन करूंगी कि क्या कुछ होता है। और यहाँ पे ये होती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या फिर आप इसको कोपर्स ग्लैंड भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है इनके फंक्शंस वगैरह बताऊंगी कि किसका क्या फंक्शन होता है, जो कि मैंने अलग से लिख रखा है, मेंशन कर रखा है। मैं एक बार पहले वर्बली बता देती हूँ, एक बार वो चीज़ भी आप सुन लो थोड़ा सा, ठीक है। देखो सबसे पहला आपको याद रखना है, देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल 250 होती हैं हर एक टेस्टिस में, उनके अंदर 1 से 3 जो है लोब्यूल सेमनीफेरस ट्यूबिल के होते हैं। उसके बाद भाई आता है हमारे पास रेटिटेस्टिस जो कि 10 से 12 होते हैं। रेटिटेस्टिस के बाद आता है वासा एफ्रेंशिया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आता है भाई एपिडिडाइमिस जो कि पेयर्ड होता है, लॉन्गेस्ट होता है, और यहाँ पे मैच्योर होता है क्या, स्पम का, ठीक है। उसके बाद आता है वास्ट डिफरेंस जो कि पेयर्ड होता है, और ये स्पम को अप टू 3 महीने तक स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इजैकुलेटरी डक्ट भी पेयर्ड होता है भाई, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट का क्या काम होता है, जिस दौरान मतलब इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल, तो उस दौरान जो है जो स्पर्म का इजैकुलेशन होता है वजाइना में फीमेल की, वो इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू ही होता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगी यूरिनरी ब्लैडर, तो आपको पता है सेमिनी वेसिकल भी भाई पेयर्ड होता है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सेमिनी वेसिकल का होता है भाई, इसमें मैं बताऊंगी कि सेमिनी वेसिकल क्या क्या कंसिस्ट करता है, ठीक है। बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड सिंगल होती है, इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, कोपर्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया था। अब मैं इसको इरेज करके आपको जो है अलग से लिखवा देती हूँ यहाँ पे। तीन में डिवाइडेड है भाई, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 3 में डिवाइडेड है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा है भाई असेसरी डक्ट्स, फिर हमारे पास आते हैं असेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। कौन सा क्या होता है मैं अभी बताती हूँ। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता है भाई हमारे पास टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस का क्या काम होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का काम कौन करता है भाई, टेस्टिस करता है। असेसरी डक्ट में हमारे पास क्या क्या आता है, असेसरी डक्ट का काम क्या होता है, सबसे पहले इसके फंक्शन समझो। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ठीक है। और ये सीरीज क्या थी मैं आपको बता दूं, जो मैं अभी पीछे रेटिटेस्टिस वैसा फ्रेंशिया वगैरह कह रही थी, वो आपको ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी आगे पीछे याद रखोगे, किसी ना किसी क्वेश्चन में जो है उसकी एज इट इज सीरीज के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारे पास आता है रेटिटेस्टिस, ठीक है। उसके बाद होता है वासा एफ्रेंशिया, उसके बाद आएगा भाई एपिडिडाइमस, यानी तीसरे नंबर पे एपिडिडाइमस आएगा, और फिर आता है भाई वास डिफरेंस, ठीक है। तो एज इट इज आप इसको याद रखोगे, किसी भी न्यूमोनिक की मदद से याद रख सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट मैं बात करूंगी भाई ये क्या, इस इन चारों में का क्या काम होता है। बेसिकली ये चार असेसरी डक्ट कहलाते हैं। ये ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ स्पर्म का काम करते हैं। फिर आता है भाई असेसरी डंक की असेसरी ग्लैंड। ये क्या करते हैं भाई, फॉर्म पार्ट ऑफ सीमेन। अब सीमेन क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। ये सीमेन के पार्ट को बनाते हैं। इसमें आते हैं भाई हमारे सेमिनल वेसिकल, ठीक है, जो मैंने बनाए लिखे भी थे वहां पे। प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, ठीक है, और उसके बाद एक क्या आता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये तीन हमारे इसमें आते हैं। कौन सा भाई, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये तीनों इसमें आते हैं असेसरी ग्लैंड में, जो कि सीमेन का पार्ट बनाते हैं। उसके बाद भाई आप पीनस का डायग्राम देखेंगे। ये देखो भाई, ये बहुत ही बुरा जो है मैंने डायग्राम बना दिया, पता नहीं क्या बना दिया। ठीक है, ये ठीक रहेगा। भाई ये जो आपको दिख रही है, ये इसके ऊपर जो ऐसे लेयर सी होती है, कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं शाफ्ट। ठीक है, शाफ्ट ये होती है बेसिकली, ये अंदर वाली ये कवरिंग को नहीं, इसको बोलते हैं शाफ्ट। ठीक है, इसका नाम होता है शाफ्ट। ये बाहर वाली जो होती है इसको बोलते हैं भाई फोर स्किन। ठीक है, ये होता है रीजन, इस रीजन का नाम होता है ग्लांस पीनस। ठीक है, ये होता है यूरिथ्रा, और इसका नाम क्या होता है भाई, यूरिथ्रल मीटस। इसको क्या बोलते हैं, यूरिथ्रल मीटस, जहां से यूरिन और स्पर्म पास होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, अब मैं आपको बताने वाली हूँ अलग अलग मतलब लिखकर कि भाई क्या कौन से ट्यूब्यूल का क्या काम है। जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था हमारे पास, क्या काम होता है भाई इसका, ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का काम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसको बस याद करते चलो। सेमिनिफेरस का क्या काम है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा एपिडिडाइमिस। ये यहाँ पे मैं सीरीज में नहीं बता रही, कभी आप सोचो कि यहाँ पे मैं कोई सीरीज बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे मैं रैंडमली आपको बता रही हूँ। एपिडिडाइमिस क्या करता है भाई, एक तो मैच्यूरेशन, ठीक है, किसकी, स्पर्म की, और एक मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, यानी कि जो मोबिलिटी होती है स्पर्म की। ठीक है, मोबिलिटी यानी मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ठीक है, मैच्यूरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म में कौन काम करता है, एपिडिडाइमिस। प्लस जो स्टोरेज होती है स्पर्म की, वो भी कहाँ पे होती है, एपिडिडाइमिस में होती है। और प्लस स्टोरेज यहाँ हो रही है, तो डेथ भी जो स्पर्म की होती है वो भी एपिडिडाइमिस में होती है। और डेथ कब होगी स्पर्म में, अगर वो इजैकुलेट नहीं करा गया है तो, इफ इट इज नॉट इजैकुलेटेड। ठीक है, तो ये था सेमिनिफेरस और एपिडिडाइमिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करेंगे भाई सेमिनल वेसिकल की, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये फ्रक्टोज कंटेन करता है भाई। ठीक है, जो सीमन होता है उसके बारे में समझो। सीमन मैंने वहां बताया था, एसेसरी डक्ट जिसकी फॉर्मेशन करते हैं। सीमन में 10% तो स्पर्म होता है भाई, और 60% सेमिनल वेसिकल होता है। ठीक है, प्रोस्टेट की मैं बात करूं तो ये सुन लो, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट आयन होता है, और जो कलर और स्मेल होती है सीमन की वो प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से होता है। और जो पीएच होता है सीमन का, वो कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की बात करूं तो ये क्या होता है, मतलब म्यूकस प्रोवाइड करता है ल्यूब्रिसेशन के लिए। ठीक है, ल्यूब्रिसेशन यानी कि मूवमेंट के लिए, उसकी लोकोमोशन के लिए क्या म्यूकस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हम मेरे पास जो है, मैंने आपको पूरा बेसिक नॉलेज आपको दी है किसकी, ये अपना क्या नाम है इसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया। और बाकी जिस हिसाब से क्वेश्चन में हमारे जो भी बातें होंगी वो मैं आपको साथ के साथ बताती रहूंगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपनी। हाँ, और एक दो लाइनें और यहाँ पे सुन लो भाई, मैं एनसीईआरटी से पढ़ के आपको ये बता देती हूँ। देखो, जो मेल असेसरी डक्ट हैं वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं भाई, रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं टेस्टिस के, वो वासा एफरेंशिया में ओपन होते हैं भाई। जो सीरीज मैंने बताई थी उसको ध्यान रखना। एक मिनट रुको, इसको इरेज करके साथ के साथ थोड़ा सा लिखती रहूंगी मैं।
देखो जो मेल असेसरी डक्ट होते हैं वो रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइमिस और वास डिफरेंस आपको पता ही होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं भाई टेस्टिस के, वो वासा एफरेंशिया में ओपन होते हैं, यानी कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे। रेटिटेस्टिस कहाँ पे ओपन हुआ? वासा एफरेंशिया में, अकॉर्डिंग टू आर डायग्राम। एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठ जाओ भाई, ठीक है, वहां पे देखो रेटिटेस्टिस के थ्रू कहाँ पे? वासा एफरेंशिया में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ओपन हुई। वासा एफरेंशिया लीव्स, वासा एफरेंशिया ने टेस्टिस को वहीं छोड़ दिया और वो एपिडाइमिस में ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद एपिडाइमिस जो है वो वास डिफरेंस को लीड करता है, जो कि असेंड टू एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके ऊपर, मतलब वहां पे वो सिचुएटेड होता है वास डिफरेंस, ठीक है, जैसा मैंने बनाया भी था। वो एक डक्ट को रिसीव करता है सेमिनल वेसिकल से और यूरिथ्रा में ओपन हो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट के तौर पे, ऑब्वियसली क्योंकि फॉर इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये डक्ट जो है ये स्टोर और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को टेस्टिस से, मतलब टेस्टिस से उसको कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करती है? आउटसाइड थ्रू यूरिथ्रा, ठीक है। और जो यूरिथ्रा होता है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? यूरिनरी ब्लैडर से, ऑब्वियसली हम एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। और एक्सटेंड थ्रू द पीनस, और पीनस के थ्रू एक्सटेंड होता रहता है उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग तक, जिसका नाम क्या होता है? यूरिथ्रल मीटस, जिसको हम कहते हैं, ठीक है भाई। ये मैंने एक बार और आपको इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बता दिया है। अब मुझे लगता है कि भाई लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ी वैसे, लेकिन अब मुझे लगता है कि भाई हम अपने मेजर क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। कैपेसिटेशन अकर्स इन, लेकिन कैपेसिटेशन तो मैंने अभी आपको बताया नहीं, लेकिन कैपेसिटेशन का मतलब अभी बता देती हूँ भाई क्या होता है। देखो कैपेसिटेशन का मतलब होता है इज इन, जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है स्पर्म की उसमें इंक्रीजमेंट आना, ठीक है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है। इट इज रिक्वायर्ड टू रेंडर स्पर्म टू फर्टिलाइज, ये क्या होता है, क्यों रिक्वायरमेंट होती है इसकी? स्पर्म को ढूंढने के लिए, ताकि एक oocyte को फर्टिलाइज किया जा सके। कैपेसिटेशन का मतलब समझो, इतना ही आपको जानना है। कैपेसिटेशन का मतलब होता है इज इंक्रीज, जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है स्पर्म की वो इंक्रीज हो जाना। अब एक बात सोचो, जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है स्पर्म की वो क्या मेल के अंदर मतलब फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है कुछ उसकी? क्या मेल के अंदर जो स्पर्म होता है वो खुद से कुछ फर्टिलाइज हो सकता है? बेशक मेल बॉडी के अंदर स्पर्म है, क्या मतलब है उसका? वो वेस्ट है, वो कुछ नहीं है उसका काम। जब तक वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एजैकुलेट नहीं हुआ है तो उस स्पर्म का कोई काम नहीं है। जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म जाता है, रीच करता है, तो वहां पे वो क्या है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को अटेन कर लेता है, जिसकी जरूरत क्यों होती है? एक oocyte यानी एक ओवम जो होता है फीमेल का, उसको फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। तो इस जो है पूरे क्वेश्चन का तात्पर्य आपको समझ आया है, मैं उम्मीद करती हूँ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है कैपेसिटेशन रेफर्स टू चेंज इन, कैपेसिटेशन होगी तो कहाँ पे चेंज आएगा, ठीक है, रेफर्स टू चेंज इन द, चेंज बताना है किस में आएगा। तो ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन से पहले ओवम कैसे चेंज हो सकती है भाई, ठीक है। ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये भी नहीं होगा, ओवम में चेंज नहीं आता है। स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म में कोई चेंज नहीं आएगा फर्टिलाइजेशन के बाद। स्पर्म बिफोर, बिल्कुल ठीक है भाई, फर्टिलाइजेशन से पहले ही स्पर्म में चेंज आ जा रहा है भाई। ऑब्वियसली देखो, जब मेल बॉडी से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म का इजैकुलेशन हो गया तो अब तक वो फर्टिलाइज थोड़ी हुआ है, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी बड़ी है इनिशियल स्टेज पे। फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जब बड़ी है तभी वो एक oocyte को जो है फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका डी होगा। कैपेसिटेशन और एग्रोसोमल रिएक्शन, एक ये टर्म हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, ये भी मैं आपको बता दूंगी आगे किसी क्वेश्चन में। कैपेसिटेशन और एक्रोसोमल रिएक्शन जो होती है वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही होती है हमेशा, ठीक है। जो प्रोसेस होता है कैपेसिटेशन का वो कब होता है? जब स्पर्म एंटर करे वजाने में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान जो कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स होते हैं वो एक्रोसोम में से रिमूव हो जाते हैं। अब यहाँ पे ही बता दूं क्या मैं आपको, एक मिनट देखो, एक्रोसोमल रिएक्शन जो है, वैसे आगे हम किसी क्वेश्चन में भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है, आगे ही बता दूंगी भाई किसी क्वेश्चन में। अभी आप इतना ध्यान रखो कि कैपेसिटेशन रेफर टू चेंज इन द स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, मैंने बता दिया। फर्टिलाइजेशन से पहले जैसे ही मेल बॉडी से स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी वजाइना में इजैकुलेट हो जाएगा, उस दौरान जो उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है और वो एक oocyte या फिर एक ओवम जो होता है फीमेल का, उसको फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी अटेन कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे भाई थर्ड क्वेश्चन की, जो शेयर्ड टर्मिनल डक्ट होता है रिप्रोडक्टिव और
यूरिनरी सिस्टम का इन ह्यूमन मेल इज। एक ही होता है भाई, कॉमन ही तो होता है, एक शेयर्ड टर्मिनल डक्ट। रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम दोनों के लिए ह्यूमन मेल में सिर्फ एक ही तो टर्मिनल डक्ट होती है, क्या नाम होता है उसका? यूरिथ्रा। यूरिथ्रा से ही तो स्पर्म इजैकुलेट होता है, यूरिथ्रा से ही जो है यूरिन पास होता है मेल्स में, ठीक है। यूरिथ्रा एक ट्यूब होती है भाई जो यूरिनरी ब्लैडर को जो जेनाइटल्स होते हैं उनसे कनेक्ट करती है फ्लूइड के रिमूवल के लिए बॉडी से, ठीक है। यूरिथ्रा ट्रेवल करती है पीनस के थ्रू और सीमन और यूरिन दोनों को ही कैरी करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। जो लेडिक सेल्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, जो एंड्रोजन रिलीज करते हैं। एंड्रोजन फिर टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन करता है जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। आर सिक्रेटरी सोर्स ऑफ, सिक्रेटरी सोर्स वो किसके होते हैं, ये क्वेश्चन हमने किया था एंड्रोजन के। मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही पूरी ये तीनों ही चीजें बता दी थी। लेडिक सेल, एंड्रोजन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये तीनों चीजें सीरीज में याद रखोगे। लेडिक सेल्स जो है भाई वो टेस्टिस में पाए जाते हैं, ठीक है। किसके? टेस्टिस में पाए जाते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, जो मैंने बना के दिखाए थे, जो कि एंड्रोजन को सीक्रेट करते हैं या फिर जो मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और स्पर्म कैपेसिटेशन की मैं बात करूं वो क्या होता है भाई, एक फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ में मस्ट अंडरगो इन ऑर्डर टू, होना ही चाहिए, जो कि टू हैव द एबिलिटी टू पेनिट्रेट। और स्पर्म कैपेसिटेशन क्यों जरूरी है भाई, ताकि वो एक एबिलिटी को अटेन करे कि वो एक एग को पेनिट्रेट करके उसको फर्टिलाइज कर सके, उसको बोलते हैं स्पर्म कैपेसिटेशन, ठीक है। बेसिकली इसको हम स्पर्मिएशन भी बोल सकते हैं, मतलब कि रिमूवल ऑफ हेड फ्रॉम सर्टोली सेल्स होते हैं ना, जो वहां से जो रिमूवल होता है हेड का, ठीक है, स्पर्म के हेड का, उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। इफ फॉर सम रीजन, किसी रीजन के कारण जो वासा एफ्रेंशिया है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो ब्लॉक हो जाए, क्या बोला मैंने, किसी भी रीजन से अगर वासा एफ्रेंशिया, सीरीज याद रखोगे भाई, रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और लास्ट में हमारे पास कौन सी थी भाई, कौन सी थी आपको याद होनी चाहिए, मैं बोलते बोलते मैं भूल गई हूं उसको, एक मिनट भाई। रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, हाँ, और वास्ट एफ्रेंस, माइंड से स्लिप हो गया था, ठीक है। ये आप सीरीज में याद रखोगे। अगर किसी कारण से जो वासा एफ्रेंशिया ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाए तो गैमिट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, तो गैमिट कहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, ट्रांसपोर्टेड कहाँ, मतलब किससे, मतलब कहाँ से कहाँ तक उनका ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा बेसिकली। तो भाई करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, टेस्टिस। ये देखो सबसे पहले आते हैं रेटेटेस्टिस, ठीक है, फिर आता है वासा एफ्रेंशिया, फिर आता है भाई एपिडिडाइमिस, फिर आता है हमारे पास वो अपना वास्ट एफ्रेंस। अब ये अगर ब्लॉक हो गया है, वासा एफ्रेंशिया ब्लॉक हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक ही तो नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। यही ब्लॉक हो गया तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जरिया कौन सा था, वासा एफ्रेंशिया, यही ब्लॉक हो गया तो अब नहीं जा पाएगा एपिडिडाइमिस तक। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीरीज याद रखोगे। नेक्स्ट है भाई 6th क्वेश्चन हमारे पास। मैं आपको भाई सेमिनल वेसिकल के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगी, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। सेमिनल वेसिकल, देखो सेमिनल वेसिकल्स क्या करती हैं भाई, प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस विस्कियस यानी थोड़ा सा गाढ़ा जिसको आप बोल सकते हो, और फ्रक्टोस रिच फ्लूइड, फ्रक्टोस रिच फ्लूइड जो कि फॉर्मिंग अराउंड, जो कि 65 to 70% जो सीमन बेस होता है उसको फॉर्म करती हैं, ठीक है। कौन, सीमन या अपना सेमिनल वेसिकल। उसके बाद जो व्हाइट कलर होता है भाई सीमन का, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू सिक्रेशन फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड। जो व्हाइट कलर होता है भाई सीमन का वो किसकी वजह से होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि क्या कंटेन करती है भाई, एंजाइम, सिट्रिक एसिड हो गए, लिपिड्स होते हैं और एसिड फोस्फेट जो कंटेन करते हैं, उनकी सिक्रेशन के कारण भाई सीमन का व्हाइट कलर होता है। याद रखोगे किसके कारण, प्रोस्टेट ग्लैंड। याद ना रहे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कंटेन करती है, इतना याद रखोगे, व्हाइट कलर ऑफ स्पर्म इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ, ड्यू टू किसकी वजह से भाई, सिक्रेशन फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये क्या फॉर्म करती है भाई, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये अराउंड 25 से 30% जो है सीमन बेस को बनाती हैं, ठीक है। 65 से 70% सीमन वेसिकल, 25 से 30% कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। इजैकुलेशन के दौरान
मतलब अराउंड 200 से 500 मिलियन जो है स्पर्म रिलीज किए जाते हैं भाई टेस्टिस के द्वारा। 200 से 500 मिलियन स्पर्म जो है इजैकुलेशन के दौरान रिलीज होते हैं टेस्टिस से। ये क्या फॉर्म करती हैं, अबाउट 2 से 5% सीमेन का कंपोजिशन, और 2 से 5% सीमेन का कंपोजिशन फिर किसने किया है, स्पर्म ने। ये यहाँ पे भाई सीमन के कंपोजिशन की बात करी गई है, जिसमें 60 से 65% सेमिनल वेसिकल का हाथ होता है, 25 से 30% प्रोस्टेट ग्लैंड, 2 से 5% स्पर्म। ठीक है, 2 से 5% स्पर्म जो कि टेस्टिस के द्वारा रिलीज होते हैं इजैकुलेशन के दौरान। और कितने जो है स्पर्म रिलीज होते हैं एट, मतलब एक एवरेज पे बात करें 200 से 500 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भाई 6th क्वेश्चन की। टेस्टिस जो है ह्यूमंस में वो सिचुएटेड आउटसाइड, वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होती हैं। ठीक है, इनसाइड पाउचेस जिसका नाम होता है स्क्रोटम, जो मैंने बना के दिखा। पर्पस सर्व्ड इज फॉर एनसीईआरटी की लाइन है भाई। क्यों होता है ऐसा कि भाई जो टेस्टिस है ह्यूमन मेल के, वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होते हैं, एक पाउच जिसका नाम स्क्रोटम होता है उसके अंदर। पर्पस क्या होता है इसका? करेक्ट ऑप्शन भाई इसका 1 है, ए ऑप्शन है। स्क्रोटल टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, जो कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। याद रखोगे भाई, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है भाई। ठीक है, देखो जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेंटेन करते हैं स्क्रोटल टेम्परेचर, जो कि 2 डिग्री सेल्सियस जो है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। कितना? 2 डिग्री सेल्सियस जो है, जो नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे कम होना चाहिए। ठीक है, ताकि स्पर्म वगैरह की फॉर्मेशन अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है भाई सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये मैंने आपको बना के दिखाया था। ओवरीज में नहीं भाई, अब तक हम मेल वाला पढ़ रहे हैं, ओवरीज में नहीं होता, एड्रिनल कोर्टेक्स में नहीं होता, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्टोली सेल्स जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को, पेनक्रियाज में नहीं भाई। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? सी। सर्टोली सेल्स जो होते हैं भाई, वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है टेस्टिस की, उनकी वॉल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये एंकर करते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग जर्म सेल को, स्पेशली कौन सा? स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से ही आगे स्पर्म बनता है भाई। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं वासा फ्रेंशिया की, तो ये मतलब मैं थोड़ा सा आप साथ के साथ कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता रही हूं यहाँ पे। ठीक है, वासा फ्रेंशिया की अगर मैं बात करूं, वासा फ्रेंशिया किसमें मदद करते हैं भाई? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में कौन मदद करता है? वासा फ्रेंशिया रेटिटेस्टिस से एपिडाइमिस में। ठीक है, बाय कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने वहां पे स्मूथ मसल्स बनाई थी, ठीक है, आपको याद हो तो, उस स्मूथ मसल्स की मदद से, ठीक है, बाय कॉन्ट्रैक्शन मतलब स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये एक इंपॉर्टेंट और इसेंशियल रोल प्ले करते हैं ल्यूमिनल फ्लूइड की रीएब्जॉर्प्शन में, जो कि क्या करता है भाई? कंसंट्रेशन जो होती है स्पर्म की वो इंक्रीज कर देता है जैसे ही वो एपिडिडाइमिस में एंटर करते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक बात थी इसकी। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। जो वासा फ्रेंशिया होता है वो डक्ट्यूल्स होते हैं लीडिंग फ्रॉम, जो वासा फ्रेंशिया है डक्ट्यूल्स हैं, कहां से लीड करते हैं वासा फ्रेंशिया, ये बताना है। टेस्टिकुलर लोब्यूल से नहीं भाई। रेटिटेस्टिस के बाद क्या आता है? वासा फ्रेंशिया। रेटिटेस्टिस टू वास डिफरेंस, ये आएगा भाई करेक्ट ऑप्शन। रेटिटेस्टिस से ये लीड करते हैं, कहां से? ठीक है, रेटिटेस्टिस से। तो यानी कि देखो वासा फ्रेंशिया जो होते हैं भाई डक्टलेस होते हैं। वासा फ्रेंशिया सबसे पहले याद रखोगे डक्टलेस, यहाँ पे क्या आएगा? आर द डक्टलेस, डक्टलेस होते हैं जो लीड करते हैं रेटिटेस्टिस से वास डिफरेंस तक। रेटिटेस्टिस जो है एक एनास्टोमाइजिंग नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है, यानी कि एक मतलब काफी कंपैक्ट सा नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है, जो कि टेस्टिकल्स में लोकेटेड होता है, जो स्पर्म को कैरी करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहां तक? वासा फ्रेंशिया तक। ठीक है भाई, मैं भाई अब कुछ एक्स्ट्रा जो है इसमें आपको बताना चाहूंगी टेम्परेचर के बारे में, रिगार्डिंग स्पर्म जो टेस्टिस वगैरह है उसका टेम्परेचर क्यों कम होना चाहिए इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले। तो भाई ध्यान से सुनना थोड़ा सा।
देखो जो टेम्परेचर होता है टेस्टिस का वो कौन रेगुलेट करता है, स्क्रोटम रेगुलेट करता है, ठीक है, जो कि एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या फैसिलिटेट करने के लिए भाई, हीट का ट्रांसफर फैसिलिटेट करने के लिए। और हीट एक्सचेंज किसके किसके बीच में हीट एक्सचेंज को ये रेगुलेट करता है, ब्लड जो फ्लो करता है टेस्टिस में किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, ठीक है, और जो फ्लो आउट करता है टेस्टिस से वो किसके थ्रू होता है, बाहर किसके थ्रू निकलता है, वीन्स के थ्रू, ठीक है, स्पर्मेटिक कोड में ही। ये रिजल्ट करता है इन प्री कूलिंग ऑफ ब्लड। क्या काम होता है भाई स्क्रोटम का, ये पहले ही जो ब्लड एंटर करने वाला होता है ना टेस्टिस में उसको कूल कर देता है, कूल डाउन कर देता है उसको, बेसिकली उसकी प्री कूलिंग कर देता है। ऑल्दो जो प्री कूलिंग मैकेनिज्म होता है वही सिर्फ वो किसको रेगुलेट कर सकता है, टेस्टिकुलर टेम्परेचर को एक एक्सटेंट तक, ऐसा नहीं है बिल्कुल, मतलब एक लिमिट तक ही वो उसको क्या कर सकता है भाई, उस मतलब रेगुलेट कर सकता है टेस्टिकुलर टेम्परेचर को। कुछ मतलब एक्सट्रीम हीट की जो कुछ सिचुएशंस होती है उस दौरान जो स्क्रोटम का नेचुरल कूलिंग मैकेनिज्म है वो भी कम पड़ जाता है भाई, उसको प्रिवेंट करने के लिए टेस्टिकुलर टेम्परेचर में जो राइज होता है ना, फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए जो उसका नेचुरल मैकेनिज्म होता है, नेचुरल कूलिंग मैकेनिज्म स्क्रोटम का, वो भी कम पड़ जाता है। तो जो इंक्रीज टेस्टिकुलर टेम्परेचर होता है वो स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही अफेक्ट कर सकता है, ठीक है भाई। क्या बोला मैंने, जो इंक्रीज्ड टेस्टिकुलर टेम्परेचर होता है मे अफेक्ट बोथ, वो जो है क्वालिटी और क्वांटिटी स्पर्म की दोनों को ही अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक बात बताई है कि भाई क्या प्री कूलिंग होता है, मतलब कैसे टेम्परेचर उसका कम रखा जाता है, कैसे अगर कंडीशन मतलब टेम्परेचर ज्यादा ही हो जाए तो क्या उसमें नुकसान होता है, कि भाई क्वालिटी और क्वांटिटी किसकी, स्पर्म की दोनों को ही अफेक्ट करता है ये। नेक्स्ट है भाई 9th क्वेश्चन, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमंस मेल्स इज रिच इन, किस में रिच होता है भाई, ये मैंने आपको बताया था। तो आपको अगर याद हो तो फ्रक्टोस, और कोई सा बेसिक याद ना हो, फ्रक्टोस याद होगा तो फ्रक्टोस हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, फ्रक्टोस एंड कैल्शियम आएगा। सेमिनल प्लाज्मा जो है इन ह्यूमन मेल्स आर रिच इन, वो किस में रिच होता है भाई, फ्रक्टोस में, कैल्शियम में और कुछ सर्टेन एंजाइम्स में। ये प्रोवाइड करते हैं एक मीडियम किसके ट्रांसपोर्ट के लिए भाई, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट के लिए, नरिश करते हैं और स्पर्म को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ सेमिनल प्लाज्मा के बारे में, हालांकि मैंने अच्छे से आपको बताया था। सेमिनल प्लाज्मा जो है ह्यूमन मेल्स में वो फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स में रिच होते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं एक मीडियम फॉर किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और नरिश और एक्टिवेट करते हैं किसको, स्पर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 10th, सेमिनल प्लाज्मा जो है ह्यूमंस इज रिच इन, किसमें रिच होता है भाई, पीछे वाला क्वेश्चन भाई सेम, लेकिन यहाँ पे कमी दिक्कत क्या है, मैंने आप पीछे आपको अच्छे से पढ़ के बताया था क्या होना चाहिए, एंजाइम्स था उसमें, तो इसमें नो एंजाइम कैसे आ गया, तो ये तो गलत हो गया। नो एंजाइम्स होते हैं भाई, ग्लूकोज नहीं होता, ग्लूकोज सर्टेन एंजाइम बट हैज नो कैल्शियम, वैसे भी गलत हो गया, तो पूरा ही गलत है। फ्रक्टोस होता है सर्टेन एंजाइम लेकिन पुअर इन कैल्शियम, गलत, अभी कैल्शियम होता है, फ्रक्टोस कैल्शियम सर्टेन एंजाइम बिल्कुल ठीक है, ये मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ अ पोर्शन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेलेक्ट करना है करेक्ट सेट ऑफ नेम्स ऑफ द पार्ट्स लेबल्ड ABCD। तो यहाँ पे हमें जो है लेबलिंग करनी है इस ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जो आपके एनसीईआरटी की बुक में भाई डायग्राम दे रखे होते हैं उनको आप अच्छे से पढ़ के जाया करो, क्योंकि एक या फिर 2 क्वेश्चन तो पर चैप्टर हमको ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो एनसीईआरटी की बुक के डायग्राम से उठाए होते हैं, ठीक है। अगर अब आपको ये अच्छे से पता हो, जो आपने अगर ये पढ़ रखा हो, देख रखा हो कि भाई कौन सा करेक्ट, कौन सी की लेबलिंग कहाँ होनी है, तो आप इजिली इस क्वेश्चन को जो है सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास करेक्ट देखो, ये हमारे पास क्या होगा भाई, ये जो ये क्या होती है, वास्ट डिफरेंस होती है, ठीक है, आपको पता होगा, जो स्पर्म को कैरी करती है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये वास्ट डिफरेंस होगी, ये हमारे पास क्या होगा, बी सेमिनल वेसिकल, ठीक है, ये यहाँ पे सेमिनल वेसिकल था। फिर यहाँ पे सी, इधर हमारे पास क्या था, प्रोस्टेट ग्लैंड। डी क्या था भाई, यहाँ पे बल्बो यूरिथ्रल, ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को खोल के देखो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा इसमें करेक्ट होगा।
देखो भाई, जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो नंबर ऑफ सेक्स ऑर्गन कंटेन करता है, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का क्या है, पार्ट होते हैं। डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन में जो पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं ABCD को, वो क्या क्या है, वास डेफरेंस ए है, बी सेमिनल वेसिकल है, सी प्रोस्टेट ग्लैंड है, और डी क्या है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। 12th क्वेश्चन की बात करेंगे भाई अब हम। ग्रे क्रिसेंट इज द एरिया। अब यहाँ पे पूछा गया ग्रे क्रिसेंट इज द एरिया, ये कौन सा एरिया होता है? तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास होता है बी। एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, नहीं दे रखा, याद करोगे। ग्रे क्रिसेंट इज द एरिया जस्ट अपोजिट टू द साइट ऑफ एंट्री, जहां से जो साइट होती है स्पर्म की एंट्री की ओवम में, उसके जस्ट अपोजिट साइट को हम ग्रे क्रिसेंट एरिया बोलते हैं। ठीक है, देखो, ऑन द सरफेस ऑफ एग अपोजिट टू द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री, मतलब उस सरफेस पे जो एग के बिल्कुल अपोजिट होता है, जहां पे स्पर्म की एंट्री होती है, उसके अपोजिट जो पेरिफेरल एरिया होता है एग का, वो क्या होता है भाई, जरा सा लाइटर कलर का होता है। और अज्यूम करते हैं हम उसमें, मतलब एक ग्रेश अपीयरेंस वहां पे अज्यूम कर रखी है। तो ये जो एरिया होता है क्रीसेंट्रिक होता है शेप में, मतलब शेप की बात करी गई यहाँ पे, क्रीसेंट्रिक शेप का होता है, और इसको हम ग्रे क्रीसेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भाई 13th क्वेश्चन की। लोकेशन एंड सिक्रेशन ऑफ लेडिक सेल्स, जो लोकेशन और जो सिक्रेशन होता है लेडिक सेल्स का आर, वो कौन सी होती है भाई? लेडिक सेल हमने पढ़ा था अभी, तो क्या आएगा भाई इसमें? लीवर कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल नहीं, ओवरी भी नहीं, और टेस्टिस आएगा, राइट। टेस्टिस होती है लेडिक सेल्स की, और टेस्टिस्टोरन, ये ठीक है हमारे पास, अंडरस्टूड है भाई, पढ़ चुके हैं कई बार, अब तो बार बार बताने की जरूरत नहीं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन की करेक्ट सीक्वेंस बतानी है भाई। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन की करेक्ट सीक्वेंस। अब मैं यहाँ पे आपको एक स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस बता देती हूँ सबसे पहले। ठीक है, जब यहाँ पे हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही गया है तो स्पेस बना लेंगे भाई यहाँ पे। देखो भाई, एक हमारे पास टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में जो है का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मेल और फीमेल दोनों में ये अलग अलग होती है। मेल्स में जो है उसका नाम दिया गया स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और उनकी फॉर्मेशन को फीमेल में oogenesis बोलते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब, मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले तो स्पर्मेटोगोनियम होता है, स्पर्मेटोगोनियम जिसकी प्लोइडी होती है भाई 2n। ठीक है, डिप्लॉइड होता है, ये माइटोसिस अंडरगो करता है। माइटोसिस के बाद जो है ये स्पर्मेटोसाइट में जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी प्लोइडी सेम रहती है, यानी 2n ही रहती है। स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोसाइट हो गया। उसके बाद यानी कि इसको हम प्राइमरी बोल सकते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी क्या करता है भाई, ये मियोसिस 1 अंडरगो करता है। मियोसिस 1 हुई यानी 1 से 2 बन जाएंगे, यानी 1 से हमारे पास क्या बन गए, मियोसिस 1 के बाद 2 बन गए। ठीक है, उसके बाद ये इनकी प्लोइडी n रहेगी। ठीक है, n होगी यहाँ पे, प्लोइडीज की n होगी। उसके बाद मियोसिस 2 अंडरगो किया इन्होंने, तो ये 2 ये बन गए, 2 ये और 2 ये, 1 से ये 2 बन गए। ठीक है, प्लोइडी इनकी n रही, ये हो गई मियोसिस 1, ये हो गई मियोसिस यहाँ पे 2, यानी कि स्पर्मेटोसाइट से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट साइट के बाद यहाँ पे क्या बना, सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिसकी प्लोइडी क्या हो गई भाई, n हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी के बाद उसके बाद ये मियोसिस सेकंड जब इसने अंडरगो किया, तो यहाँ पे क्या बन गए, 4 स्पर्मेटिड्स बन गए जिनकी प्लोइडी n थी। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो है ये अलग अलग किस में कन्वर्ट हो जाएंगे भाई, स्पर्म्स में। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ हम बोल सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्मेटिड्स जो है जिनकी प्लोइडी n होती है, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक इजैकुलेशन के दौरान मैंने आपको बता दिया 200 से 300 200 से 500 मिलियन जो है स्पर्म इजैकुलेट होते हैं। अब थोड़ी सी और बेसिक बात समझो भाई।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो मैं बात करूं, जो मैंने पीछे आपको बना के दिखाया था, उसमें क्या क्या थे, सर्टोली सेल्स थे, ठीक है। और वहां पे क्या होता है भाई, जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं उनको क्या माना जाता है, इसको जर्म सेल बोलते हैं हम, ठीक है, जर्म या फिर स्टेम सेल, क्योंकि इससे ही आगे चल के क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म बनते हैं। पोटेंशियल जो भी हमारे सेल हैं वो किससे बनते हैं, स्पर्मेटोगोनियम से, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम के बाद क्या बनता है भाई, वहां से स्पर्मेटोगोनियम जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होता है, जो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा। उसके बाद क्या बनता है भाई, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये स्पर्मेटोजोआ होते हैं भाई, ये एक स्पर्मिएशन प्रोसेस को अंडरगो करते हैं, यानी कि जो इनका हेड होता है ना, वो सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड होता है स्पर्म का। तो जो रिमूवल होता है हेड का सर्टोली सेल्स से किसी भी स्पर्म का, उसको क्या बोला जाता है भाई, उसको बोला जाता है स्पर्मिएशन। क्या बोला जाता है उसको, स्पर्मिएशन। तो मैं यहाँ पे ये आपको ये बता रही हूँ, स्पर्मिएशन के ऊपर आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो अब आपको भाई क्या बताना है, करेक्ट सीक्वेंस बतानी है इसकी क्या होगी। तो भाई स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ तो एंड में होता है भाई, गोनिया जोआ गलत है भाई, ये स्पर्मेटोजोआ तो लास्ट में था, राइट। स्पर्मेटोजोआ ही बनता है लास्ट में, यानी स्पर्म। तो स्पर्मेटोगोनिया के बाद था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके बाद क्या था, सेकेंडरी, सेकंड कोई बात नहीं, तो प्राइमरी सेकेंडरी की बात है स्पर्मेटोसाइट। फिर हमारे पास था स्पर्मेटिड, उससे बना था स्पर्मेटोजोआ, ये करेक्ट है भाई। स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट, सब स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया नहीं आएगा भाई यहाँ पे, स्पर्मेटोगोनिया सबसे ऊपर आएगा, यहाँ पे ये आएगा, ये इंटरचेंज होगी। तो करेक्ट सीक्वेंस हमारे पास सी है। मैंने आपको लिख कर दिखा दिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, किसके रिस्पेक्ट में, वाइबिलिटी ऑफ मैमिलियन, जो मैमिलियन स्पर्म होता है उसके रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास गलत है। स्पर्म इज वायबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर्स, यही गलत है भाई। स्पर्म की जो वायबिलिटी होती है वो 2 से 3 दिन की होती है एक ह्यूमन मेल में, ठीक है, तो ये गलत है। सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड ऑन पीएच ऑफ मीडियम एंड इज मोर एक्टिव इन एल्कलाइन, बिल्कुल ठीक है भाई। ये मैंने आपको बताया था एल्कलाइन नेचर होता है। वाइबिलिटी स्पर्म की डिटरमाइंड होती है भाई, इट्स बिल्कुल ठीक है भाई, उसकी मोबिलिटी के ऊपर, मोटिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंशन, बिल्कुल ठीक है भाई। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अब कौन सी होगी। एक्रोसोम हैज अ कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर पर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन। Sperm license in the acrosome dissolve the egg envelope facilitating fertilization, ये ठीक है भाई। Acrosome sensory structure leading the sperm toward ovum, no particular, ये भी गलत है। अब ये समझो एक्रोसोम होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगी, उसके बाद मैं अगर डायग्राम वगैरह की नीड होगी तो वो भी मैं बना के दिखा दूंगी। एक्रोसोम भाई एक स्मॉल पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के टिप पे होता है स्पर्म की। ये क्या करता है भाई, ये जस्ट फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले टूट जाता है, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। मैंने क्या बोला है, इट जस्ट मतलब इट ब्रेक्स डाउन जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के जस्ट बिफोर क्या है, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। रिलीजिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये क्या रिलीज करता है भाई, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करता है, जो कि क्या करते हैं भाई, पेनिट्रेशन में मदद करते हैं। पेनिट्रेशन का क्या मतलब होता है, स्पर्म जब ओवम जो होता है फीमेल का उसमें पेनिट्रेट करता है, यानी उसके अंदर जब घुसता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए, उसको ये असिस्ट यानी मदद करता है बिटवीन फोलिकल सेल्स के बीच में, और ओवम को सराउंड कर लेता है, दस फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को क्या करता है ये, क्या करता है भाई, फैसिलिटेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ह्यूमन स्पर्म के बारे में हमारे पास बी है। अब मैं आपको एक स्पर्म का डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, ठीक है, उसकी नीड हो सकती है। देखो भाई,
अब देखो भाई, ये होता है हेड, ये क्या है, स्पर्म का हेड है। ये होता है भाई एक्रोसोम, जिसकी अब मैं बात करी, ठीक है, जो जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन जिसका ब्रेक डाउन हो जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को ये रिलीज करता है, जो कि असिस्ट करता है पेनिट्रेशन में ओवम की तरफ और उसकी फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, ये होता है यहाँ पे हेड में न्यूक्लियस। ठीक है, ये होता है भाई इसका नेक। ठीक है, नेक वाला एरिया। ठीक है, जिसमें एक डिस्टल यानी कि दूर, डिस्टल का मतलब डिस्टेंस पे एक सेंट्रियोल होता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगी, ये होता है भाई इसका मिडल पीस। ये हेड, नेक, मिडल पीस। ये होती है भाई इसकी टेल। ठीक है, टेल जो है फ्लैजिलेटेड होती है, इसमें फ्लैजिला होता है, तभी तो ये मोबिलिटी शो करता है स्पर्म, राइट, मूवमेंट करता है, फ्लैजिला के कारण ही तो करता है। ये यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ये जो होता है, जो आपको ये दिख रहा है, ये जो इसकी अरेंजमेंट दिख रही है ऐसे, ये सोर्ट ऑफ, इसका नाम होता है नाइबन कर्ड। ठीक है, यानी कि ये अरेंजमेंट सी होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको दिख रही है यहाँ पे, तो ये होता है। ठीक है, और बाकी ये स्पर्म का इतना ही होता है, इतना ही हमारे पास है एनसीईआरटी में भी। तो ये था भाई जो एक्रोसोम की बात कर रही थी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 17th क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेजेस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन, वही सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पीछे जो था स्पर्मेटोगोनिया था, फिर साइड था, फिर पहला ही ठीक है भाई, पहला ही ठीक है, मुझे नहीं लगता और आगे हमें मूव करना चाहिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया भाई पिछले वाले के जैसे। ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करे खामखा। नेक्स्ट है, ह्यूमंस में एट द एंड ऑफ पहली मियोटिक डिवीजन के बाद जो मेल जर्म सेल है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है इनटू, पहली मियोटिक डिवीजन के बाद भाई वो किसमें जो है डिफ्रेंशिएट हुआ था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद ऑब्वियसली भाई पहले क्या था, माइटोटिक डिवीजन हुई थी। ठीक है, जिससे क्या बना था, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट बना था। उसके बाद जो क्या हुई, अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब हुई, जो मतलब एक मियोसिस हुई। ठीक है, उसके बाद जब दूसरी मियोसिस, यानी उसको क्या बोलेंगे, एट द एंड ऑफ, एंड बोला है यहाँ पे। देखो अभी ये क्वेश्चन समझो सबसे अच्छे से आप, पहले यहाँ पे बोला है एट द एंड ऑफ, जब मियोटिक डिवीजन का एंड होगा तो उस दौरान कौन सी चालू हुई होगी, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बोला एट मियोटिक डिवीजन फर्स्ट, ये बोला एंड, खत्म हो चुकी है मियोटिक डिवीजन पहली, तो उसके बाद दूसरी के, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना था उसकी जैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो देखो ह्यूमन में एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो मेल जर्म सेल है वो डिफरेंशिएट हो जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मेल स्पर्म डिफरेंशिएट इनटू, अगेन सेम क्वेश्चन भाई, क्या आएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, पहली मियोटिक डिवीजन के बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है यानी डिप्लॉइड जो है, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि हैप्लॉइड हो जाते हैं उसको जो है राइज करता है। नेक्स्ट भाई, जो एक्रोसोम रिएक्शन है स्पर्म में वो किसके द्वारा ट्रिगर होती है, तो भाई करेक्ट ऑप्शन है रिलीज ऑफ फर्टिलाइजिन। इसके बारे में एनसीईआरटी में डिटेल में बात नहीं कर रखी, लेकिन मैं आपको, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ डिटेल में, थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। डिटेल में तो हम कितना ही जा सकते हैं इसके। देखो भाई, जो एग होते हैं वो सिक्रीट करते हैं किसको, फर्टिलाइजिन को। एग सिक्रीट्स फर्टिलाइजिन। ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से जो एक्रोसोम होता है भाई स्पर्म का, वो सिक्रीट करता है किसको, एंटी फर्टिलाइजिन को। अब ये ऐसा क्यों हुआ, एग फर्टिलाइजिन को सिक्रेट करता है तो एक्रोसोम जो है स्पर्म का जो एक्रोसोम है वो एंटी फर्टिलाइजिन को क्यों सिक्रेट करता है भाई, इसका रीजन ये है, अगर जो है ये एंट्री करेगा एक्रोसोम तो भाई वहीं पे ये खत्म ना हो जाएगा फर्टिलाइजिंग के कारण, ये उसके अगेंस्ट एक जो है कैपेसिटी को लेकर ही तो जाएगा ना। इस वजह से एंटी का यहाँ पे एंटी फर्टिलाइजिंग, इसके अगेंस्ट जो है एंटी फर्टिलाइजिंग सिक्रेट करता है ये। ठीक है, और इसकी वजह से ड्यू टू देयर रिएक्शन, इनकी रिएक्शन की वजह से जो स्पर्म है अडहियर्स टू एग, यानी एग के पास जाता है। तो जो एक्रोसोम रिएक्शन है इज द रिएक्शन जो कि एक्रोसोम में होती है, स्पर्म के एक्रोसोम में, और वो अप्रोचेस टू जो जोना पेलिसुडा होती है भाई। जोना पेलिसुडा क्या होती है, ओवम की कवरिंग होती है। ठीक है, ओवम की कवरिंग को जोना पेलिसुडा बोलते हैं। तो स्पर्म जो है जोना पेलिसुडा के पास अप्रोच करता है। मैमल्स में जो एक्रोसोम होता है भाई,
जो एक्रोसोम रिएक्शन होती है मैमल्स में, याद रखोगे जो एक्रोसोम रिएक्शन है क्या रिलीज करती है, हाई एल्यूरोनाइडेज और एक्रोजीन, क्या रिलीज करती है, हाई एल्यूरोनाइडेज और एक्रोजीन को रिलीज करती है। इनका रोल फर्टिलाइजेशन में अब तक क्लियर नहीं है भाई हमारे पास। ये क्या, ये अल्टर करती है एक प्री एग्जिस्टिंग स्पर्म यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है, सो दैट वो फ्यूज कर सके एग के साथ, एग यानी एग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एग का उसके साथ वो फ्यूज कर सके। तो ठीक है भाई, इतना ही हम आपको जो है इसमें जानना है, रिलीज ऑफ फर्टिलाइजिंग, ठीक है, ट्रिगर्ड बाय, जो फर्टिलाइजिंग जब रिलीज होती होगी तो उसके बाद जो है इसकी रिएक्शन जो है ट्रिगर होती है। नेक्स्ट है मिडल पीस मैमेलियन स्पर्म का क्या पोजेस करता है, मैंने आपको बना के दिखाया था क्या होता है भाई मिडल पीस में, माइटोकॉन्ड्रिया और डिस्टल सेंट्रियोल था, राइट। तो स्पर्म के पास भाई एक तो हेड होता है जिसमें एक्रोसोम और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक मिडल पीस होता है जिसमें बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइट, और एक लॉन्ग और हाईली मोटाइल टेल होती है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं हो तो बना के दिखा दिया था। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म जो है प्रोड्यूस होते हैं भाई, चार, हमारे पास कितने होंगे, दो, ठीक है, एक से, ठीक है। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इन सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट था उससे कितने बनते हैं भाई, दो। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के पास जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि 46, ठीक है, जिसकी कैप्लोइडी 2n की होती है 46, वो डिवाइड करते हैं मियोसिस के थ्रू दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को राइज करने के लिए, यानी कि ये कितना 23 के दो बनेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जितने भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो डिवाइड होते हैं माइटोसिस के थ्रू, क्या बोला मैंने, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं भाई वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं, जो कि दो स्पर्मेटिड को राइज करते हैं, यानी कि जो 23 की प्लोइडी वाले होंगे, जो आगे फर्दर स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म में मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीट, जो मियोटिक डिवीजन होती है सेकेंडरी oocyte की इज कंप्लीटेड, वो किस दौरान कंप्लीट होती है भाई, यहाँ पे अब मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको पूरा बता दिया था, वो पोर्शन भी हमारा फिनिश हो गया है। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एज यूजल हम बेसिक बातें किसकी समझेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो भाई स्पेस बना लेंगे। देखो भाई, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है डिवाइडेड है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, इसमें ओवरी होती है। फिर आता है भाई ओविडक्ट, ओविडक्ट को जो है फैलोपियन ट्यूब भी बोला जा सकता है। फिर आता है भाई यूट्रस, देन सर्विक्स, उसके बाद भाई आता है वजाइना, फिर आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। क्या बोला मैंने, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स लिखे हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसमें ओवरी आता है, फिर आता है ओविडक्ट यानी फेलोपियन डक्ट, उसके बाद आता है ओविडक्ट यानी फेलोपियन डक्ट जिसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब भी बोला जा सकता है, फेलोपियन डक्ट ट्यूब होता है ये फेलोपियन ट्यूब। उसके बाद आता है भाई यूट्रस, फिर सर्विक्स, फिर वजाइना, फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब मैं जो है इसका डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगी, किसका ये इरेजर आनी थी यहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम एक डायग्राम यानी कि वजाइना का हम एक डायग्राम बना के देखेंगे जिसमें हम ये सारे पार्ट्स की लेबलिंग करेंगे। चलो भाई, फर्स्ट टाइम में थोड़ा ठीक ठाक डायग्राम बन गया हमारा।
तो भाई लेबलिंग करते हैं सबसे पहले इनकी। ये जो रीजन होता है इतना, इसको बोलते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट यानी कि दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका, फैलोपियन ट्यूब भी हो सकता है। यहाँ पे ये होती हैं ओवरीज, ठीक है, दोनों साइड पे ये ओवरी होती हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि। उसके बाद ये क्या होती है भाई, कोलमनार सीलिएटेड। ये कोलमनार सीलिएटेड इनकी जो है लेयर होती है, कवरिंग होती है, लेयर होती है। इसका क्या काम होता है यहाँ पे, ये जो ओवरी कैप्चर करते हैं, ओवरी की मूवमेंट में काम करता है कौन, कोलमनार सीलिएटेड। ये यहाँ पे होती है इस्थमस, ठीक है। और ये रीजन होता है भाई एम्प्यूला का, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है। और ये होते हैं भाई फिम्ब्रे, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ओवरी को कैप्चर करने के लिए काम में आते हैं। ये होता है इनफंडिबुलम, ये एम्पुला। एम्पुला एम्पुला को याद रखोगे, जो है फर्टिलाइजेशन साइट जो है फीमेल में एम्पुला को ही माना जाता है। उसके बाद ये जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर वॉल होती है, ये होती है पेरीमेट्रियम की, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ये जो होती है ये सॉफ्ट मसल्स की बनी होती है, ये होती है मायोमेट्रियम। और ये अंदर जो है ये होती है क्या, एंडोमेट्रियम, ठीक है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स के दौरान या मेंस्ट्रुएशंस के दौरान जो फीमेल हर मंथ फीमेल को होते हैं, उस दौरान जो ये एंडोमेट्रियम की वॉल होती है इसका ही ब्रेकडाउन होता है, ठीक है भाई। उसके बाद मैं बात करूंगी, ये हमारे पास क्या होता है, एंडोमेट्रियम होगा, ये होता है रीजन क्या, सर्विक्स, इसको बोलते हैं, ये सॉरी ये होता है यूट्रस, इसका क्या नाम होता है, यूट्रस, या फिर इसको आप वॉम भी बोल सकते हो, जहाँ पे बेबी जो है वो इम्प्लांट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, लाइक ये एनसीईआरटी की वर्डिंग आपकी इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, इन्वर्टेड पियर शेप, ठीक है। ये यहाँ पे होती है भाई सर्विक्स, ये रीजन कौन सा होता है भाई, सर्विक्स, यहाँ पे मैं बनाना भूल गई, ये होता है भाई सर्विक्स। उसके बाद मैं बात करूं, ये होती है सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल, ये सर्विक्स, ये सर्वाइकल कैनाल होती है। ये होती है भाई वजाइना की ओपनिंग, ठीक है। और मैं आपको बता दूं एक पॉइंट और, सर्विकल कैनाल ये जो है हमारे पास प्लस वजाइना, सर्वाइकल कैनाल और वजाइना को मिला के, वजाइना ये होती है भाई, अगर ना पता हो तो आपको, ये वजाइना ओपन, ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं भाई, बर्थ कैनाल, यानी कि जहां से बच्चे की डिलीवरी होती है, जहां से बच्चा आता है, निकलता है, ठीक है। तो कहा सर्विकल कैनाल और जो ये वजाइना है, ये दोनों मिलके क्या बना लेती है भाई, बर्थ कैनाल, ठीक है। आगे भाई मैं इसी में, जब फीमेल का हम कर ही रहे हैं, तो मैं आपको मेमोरी ग्लैंड, फीमेल मेमोरी ग्लैंड का भी इसी में बता देती हूँ। और उसके बाद oogenesis का जो प्रोसेस है वो भी अभी हम कर लेंगे, इसी में कवर कर लेंगे, ठीक है, ताकि आगे बार बार हमें समझ मतलब करना ना पड़े, ऐसे स्पेस बना के एक साथ सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते चलेंगे। ये मैं काफ़ी गंदा सा डायग्राम बना रही हूँ वैसे, पर कोई बात नहीं, इसको डिटेल में देखेंगे। ये होता है एरियोला, ठीक है, इसको बोलते हैं भाई, ये क्या होता है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ये होती है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। क्या काम होता है इसका, फॉर मिल्क की प्रोडक्शन के लिए काम में ये लाई जाती है, ठीक है। ये होती है भाई, इसके अंदर यहाँ पे होता है सिबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है। ये होती है क्या, निप्पल, ठीक है भाई। अब भाई मैं इसका थोड़ा सा डिटेल्ड डायग्राम आपको बना के दिखा देती हूँ। ठीक है भाई, ये जो हम ब्रेस्ट का डायग्राम देख मतलब कर रहे हैं मेमोरी ग्लैंड में।
अब देखो भाई, मैं इसकी लेबलिंग कर रही हूँ यहाँ पे। ये क्या होती हैं, ये अंदर देखो, ये होती है एल्वियोली। एल्वियोली होती है ये, और यहाँ पे इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, ये होते हैं मिल्क। इसके अंदर क्या होता है, मिल्क सिक्रेट होता है, और ये होता है ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली में। ठीक है, सिक्रीट तो मिल्क एल्वियोली में होता है, और जो प्रोडक्शन होती है मिल्क की, वो प्रोलैक्टिन से होती है। ठीक है, ये मिला के यहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन एक रिलीज होता है भाई, कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ते हैं। 11th क्लास की फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है जिसमें ये हार्मोन्स वगैरह हम पढ़ते हैं। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, मिल्क को प्रोड्यूस करने का। ठीक है, प्रोड्यूस मिल्क ये करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या होती है, मेमोरी लोब होती है। ठीक है, जो कि 15 से 20 होती है नंबरिंग में। ठीक है, क्या, मेमोरी लोब। उसके बाद क्या आता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये जो यहाँ पे जुड़ती हैं साथ में, ये होती है मेमोरी ट्यूब्यूल। ऐसे सीरीज में याद रखो, मेमोरी लोब फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स। उसके बाद ये सारी मिलके यहाँ पे क्या बन जाती है, मेमोरी डक्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बनता है, फिर ये वाला जो यहाँ पे ये होता है मेमोरी एम्प्यूला। बहुत सारी डक्ट मिलके एम्प्यूला बना लेती हैं। ये होती है यहाँ पे लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये मिल्क का इजैकुलेशन हो जाता है। और ये क्या होते हैं भैया, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, जो लास्ट में यहाँ पे ये होता है एडिपोज टिश्यू। तो आप इसको सिंपल सीरीज में याद रख लो। ठीक है, पहले क्या आता है, मेमोरी ट्यूब्यूल आएगा। उसके बाद, एक मिनट इसको इरेज करके बताती हूँ आपको मैं। पहले आता है भाई मेमोरी ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल्स, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स मिला के क्या बना लेती हैं, मेमोरी डक्ट। उसके बाद क्या बनता है भाई, मेमोरी एम्प्यूला। बहुत सारी डक्ट मिला के एम्प्यूला। ये मेमोरी ट्यूब्यूल, बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिला के क्या बनाती है, डक्ट बना लेती है। डक्ट मिलाकर क्या बनती है भाई, मेमोरी एम्प्यूला। उसके बाद क्या बनता है भाई, लैक्टिफेरस डक्ट। और उसके बाद क्या आते हैं भाई, निप्पल। निप्पल से क्या है, मिल्क का इजैकुलेशन। उसके बाद भाई अब यहाँ पे हम समझेंगे oogenesis। जैसे पीछे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, यहाँ पे हम एक बार oogenesis को भी समझेंगे। देखो, oogenesis के लिए स्पेस बना लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ठीक है, को oogenesis बोला जाता है। देखो भाई क्या होता है, मैं आपको स्टार्टिंग से अच्छे से बना के दिखा देती हूँ ये पूरा। ये क्या होता है भाई, मेड्यूला। ठीक है, इस रीजन को, ये भाई क्या है, सबसे पहले तो ये समझो, ये एक फीटस की ओवरी है। ठीक है, एक फीमेल फीटस की ओवरी है। ये मेड्यूला रीजन है। ये होता है कोर्टेक्स। ठीक है, और ये जो अंदर वाला होता है, ये इसको बोला जाता है ग्रेन्युलोसा सेल्स। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर होते हैं प्राइमरी फोलिकल्स। ये होता है उगोनियम। ठीक है, जिसकी प्लोइडी 2n की होती है। ये स्टेम सेल्स होते हैं उगोनियम। जैसे पीछे हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल थे, स्पर्म की फॉर्मेशन जो करते थे आगे, ऐसे ही उगोनियम जो है स्टेम सेल्स होते हैं, जो आगे क्या बनाते हैं भाई, ओवम की फॉर्मेशन करते हैं। ये माइटोसिस अंडरगो करते हैं। ठीक है, माइटोसिस अंडरगो करते हैं, जिससे क्या बना लेते हैं, ये प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो कि जिसकी प्लोइडी क्या होती है, 2n की ही होती है भाई। ठीक है, कितनी, 2n। उसके बाद भाई यहाँ पे मियोसिस 1 जो है स्टार्ट हो जाती है। आपको जो आगे हम सेल वाला चैप्टर ही पढ़ेंगे, उसमें मैं बताऊंगी। जब हम जो बहुत सारे फेजेस होते हैं, पहला प्रोफेज होता है, फिर अपना जो है मेटाफेज वगैरह होता है। उसके बाद जो है उसमें कई प्रकार के फेजेस हम पढ़ते हैं, मियोसिस और अपना
कौन से थे वो, प्रोफेज, मियोसिस, अपना लेक्टीन, पेक्टीन, काइंड ऑफ बहुत सारे फेज हम पढ़ते हैं उसमें, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो मियोसिस वन है वो स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन जो उसका पहला टाइप होता है ना प्रोफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है, फिर आता है अपना टीलोफेज, आई गेस, ठीक है। तो क्या होता है भाई, पहले प्रोफेज में ये स्टॉप हो जाती है, मियोसिस वन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो स्टॉप हो जाती है कहाँ पे, प्रोफेज वन पे वो क्या हो जाती है भाई, स्टॉप हो जाती है। जिसकी जैसे किसकी फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी oocyte की, जिसकी प्लोइडी 2n ही होती है, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ही जो फीटस होती है ना, इवन जब उसकी डिलीवरी तक नहीं हुई होती, ठीक है, मतलब कि एक बच्चे की, एक लड़की की, तभी से जो है ओवम की oogenesis का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है भाई। ये पूरा जितना मैंने आपको बताया, ये एक फीटस ओवरी का मैंने बताया है। उसके बाद जब पार्चुरेशन हो जाता है एक फीमेल का, यानी कि डिलीवरी हो जाती है फीटस, उस फीमेल फीटस की, तो उस दौरान क्या होता है, तब से लेकर जब तक वो 12 या 13 या 14 साल की उम्र तक, यानी जब तक उसको प्यूबर्टी हिट नहीं करती एक फीमेल की, एक कंडीशन अंडरगो होती है जिसका नाम होता है फोलिकुलर आर्ट्रीसिया। इसका मतलब क्या है कि जब तक वो अपने मैच्योरेशन या प्यूबर्टी के फेज में आती है, सिर्फ 60 से लेकर 80,000 फोलिकल्स, या आप उसको बोल सकते हो ओवरीज ही तब तक बचती हैं। जो मतलब जब वो ड्यूरिंग हर फीटल स्टेज बहुत सारी, मतलब कि कुछ जो है लाख, ठीक है, कई लाख जो है फोलिकल्स और ओवरी होती हैं, लेकिन फोलिकुलर आर्ट्रीसिया इस कंडीशन को बोला जाता है कि जब तक वो प्यूबर्टी को हिट नहीं करती, जब तक वो प्यूबर्टी तक पहुंचती है, तब तक सिर्फ 60 से 80,000 फोलिकल्स या ओवरीज ही बचते हैं, ठीक है। अब भाई ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा कैसे, देखो, ये होते हैं भाई थीका सेल्स, ठीक है। ये सेकेंडरी फॉलिकल है भाई, प्राइमरी वहां तक बन गया था, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ठीक है। ये होते हैं भाई मल्टीलेयर्ड ग्रैन्युलोसा सेल्स बन गए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी भाई, इसके बाद जो मियोसिस वन है, मियोसिस वन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, जो वहां पे रुक गई थी प्रोफेज में, यहाँ पे मियोसिस वन कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि प्राइमरी oocyte जिसकी प्लोइडी 2n की थी, वो क्या हो जाएगा भाई, एक वो n की प्लोइडी वाला सेकेंडरी oocyte बना लेगा, उससे क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा एक तो, और एक क्या बन जाएगा भाई, पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी जिसकी प्लोइडी भी क्या होती है n। इससे क्या बनेगा भाई, टर्शरी फॉलिकल बन जाएगा आगे, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल जो कि कैसे बनेगा, ये देखो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, ये तो हो गई यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, ये क्या होगी, फर्स्ट पोलर बॉडी होगी ये होता है भाई सेकेंडरी oocyte, इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte होगा वो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लूइड सा होता है भाई एंट्रम, ठीक है, जो इसका मतलब एक्सक्लूसिव, अगर आपसे पूछा जाए सेकेंडरी फॉलिकल में क्या एक्सक्लूसिव है, ऐसा टर्शरी में, सॉरी, तो एंट्रम होता है। ये होती है भाई थेका लेयर्स, ठीक है, ठेका इंटरना, दो होती है भाई, एक इंटरना और एक इसको भी सराउंड कर लेती है फिर इनको, ये होती है एक्सटर्ना, ठीक है, एक्सटर्ना। उसके बाद भाई ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, कब मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाती है भाई, लेकिन ये भी स्टॉप हो जाती है कहाँ पे, मेटाफेज सेकंड पे ये स्टॉप हो जाती है। मियोसिस 2 स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन वो मेटाफेज 2 पे स्टॉप हो जाती है। ग्रेफियन फॉलिकल में जो है ये क्या है, अपना सेकंड टर्शरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है। ग्रेफियन फॉलिकल जब रप्चर हो जाता है भाई, ग्रेफियन फॉलिकल के रप्चर के बाद ही क्या है, ओवम रिलीज होता है, ठीक है भाई। तो ये था पूरा प्रोसीजर। तो अब मुझे लगता है कि हम अपने क्वेश्चंस जो हैं सोल्व कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे अब।
तो देखो भाई क्या क्वेश्चन है हमारे पास, मियोटिक डिवीजन जो सेकेंडरी oocyte की जो हमने अभी देखा oogenesis में इज कंप्लीटेड, वो किस दौरान कंप्लीट होती है। तो भाई अब तक आप इसको समझ गए होंगे एट द टाइम। देखो अब जो वहां पे हमारे पास सेकेंडरी oocyte की जो मियोटिक डिवीजन थी वो कब कंप्लीट होगी, जब एक स्पर्म और ओवम का क्या होगा, फ्यूजन होगा। ठीक है भाई, अब मैं आपको थोड़ा सा वर्बली और बता देती हूँ। जो मियोटिक डिवीजन होती है सेकेंडरी oocyte की, वो कंप्लीट कब होती है, आफ्टर एंट्री हो, जब स्पर्म की एंट्री हो जाए सेकेंडरी oocyte में, जिसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन होगी, एक लार्ज ओवम की और एक छोटा सा सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, जो मेटाफेज सेकेंड पे रुक गई थी वो कब कंप्लीट होती है भाई, जब स्पर्म और ओवम का क्या हो जाए, फ्यूजन हो जाए। एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स, एक्सट्रूजन यानी कि निकलना, सेकेंड पोलर बॉडी का जो एक्सट्रूजन होता है एग्स न्यूक्लियस से अकर्स, वो कब होता है, तो भाई आफ्टर एंट्री, बिल्कुल ठीक है, स्पर्म की एंट्री के बाद लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले। देखो जो एक्सट्रूजन होता है सेकेंड पोलर बॉडी का फ्रॉम एग न्यूक्लियस, वो कब होता है, जब स्पर्म जो है सेकेंडरी oocyte में एंटर कर जाए लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले। जो एंट्री होती है स्पर्म की ओवम में, वो क्या इंड्यूस करती है भाई, कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, जो एंट्री होगी स्पर्म की वो क्या क्या करेगी, वो जो मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर है उसको ब्रेक डाउन करेगी और एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स यानी एपीसी को क्या कर देगी, टर्न ऑन कर देगी। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास होगा। देखो गैमेटोजेनेसिस के दौरान एक सेल तो जो है सेकेंडरी oocyte बनता है, दूसरा फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। फिर जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या करेगा भाई, मियोसिस सेकेंड करेगा, जो कि मेटाफेज सेकेंड पे रुक जाती है और जब तक कंटिन्यू नहीं होगी, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, जो पीछे मैंने अभी यहाँ पे बताया था, जो यहाँ पे मियोसिस 2 रुक गई थी, मियोसिस 2 मेटाफेज सेकंड पे, वो कब कंप्लीट होगी, जब फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान मियोसिस 2 कंप्लीट होती है, जो कि एक सेकंड पोलर बॉडी बना लेती है। ठीक है भाई, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल। तो यहाँ पे देखो वही करेक्ट सीक्वेंस जो मैंने आपको बोला था कि भाई आप इसको भी याद रखोगे, तो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे पूछी गई है। टेस्टिस बिल्कुल गलत है भाई, टेस्टिस नहीं है शुरू में, सेमनीफेरस है, फिर रेटे, फिर वासा डिफरेंस, इजैकुलेटरी, यूरिथ्रा, बिल्कुल ठीक है भाई, बी वाली ठीक है, मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद से याद रख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज एन एंट्रल फॉलिकुलर इज ए सेल्यूलर। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी लेयर जो है इनमें से इन एन एक एंट्रल फॉलिकल में ए सेल्यूलर है, यानी कि सेल नहीं होता। तो भाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका होता है जोना पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा जो है इस फॉर्म्ड, वो एक न्यू मेम्ब्रेन के तौर पे फॉर्म होती है सेकेंडरी oocyte के द्वारा। ठीक है, अराउंड इटसेल्फ। जो मेन फंक्शन होता है मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम का इज टू, जो मेन फंक्शन होता है भाई मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम का, वो क्या होता है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, इज टू प्रोड्यूस व्हाट, एस्ट्रोजन। भाई याद रखोगे, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है। जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है भाई एक टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है, जो किसमें इन्वॉल्व होता है, ओव्यूलेशन में। ठीक है, ओव्यूलेशन में और अर्ली प्रेगनेंसी में जो मेन सिक्रेटरी प्रोडक्ट होगा कॉर्पस ल्यूटियम का, वो प्रोजेस्ट्रोन होता है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर एक मिनट, यहाँ पे मैंने एस्ट्रोजन क्यों कर रखा भाई, प्रोजेस्ट्रोन आएगा। ठीक है, टू प्रोड्यूस प्रोजेस्ट्रोन। ठीक है, प्रोजेस्ट्रोन होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस हार्मोन की जो है फंक्शन मैंने आपको बता दिया, याद रखना। नेक्स्ट है ये फिगर जो आपको दे रखी है, डेपिक्ट्स अ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, विच वन सेट ऑफ 3 पार्ट्स आउट ऑफ फर्स्ट 2 6 हैव बीन करेक्टली, कौन सा करेक्टली आइडेंटिफाइड है ये बताना है इसमें हमें। सेकंड एंडोमेट्रियम गलत है भाई, एंडोमेट्रियम ये तो बिल्कुल गलत हो गया। थर्ड यहाँ पे इनफंडिबुलम दे रखा है, ये ठीक है। फोर्थ फिम्बरी, ये ठीक है, मैच कर रहा है। फिफ्थ सर्विक्स, ये भी ठीक है, करेक्ट तो मिल गया भाई। फोर्थ यहाँ पे ओवी बिल्कुल गलत है भाई, फिम्बरी है ये, ठीक है, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे फर्स्ट पेरीमीट्रियम, ये मायोमीट्रियम है, पेरीमीट्रियम नहीं है, गलत। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा, बी सेकंड है, आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए। पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब जो कि ओवरी के क्लोजेस्ट होता है, कौन सा होता है भाई फेलोपियन ट्यूब का, वो कौन सा पार्ट होता है जो ओवरी के क्लोजेस्ट होता है, करेक्ट ऑप्शन है इनफंडिबुलम। ठीक है भाई, जो पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का जो क्लोजेस्ट होता है ओवरी के, वो इनफंडिबुलम होता है। इनफंडिबुलम जो होता है भाई वो पोजेस करता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसका नाम क्या होता है, फिम्बरी, जो मदद करता है ओवम की कलेक्शन में ओव्यूलेशन के बाद। इट लीड्स टू एक वाइडर पार्ट को लीड करता है ये ओविडक्ट के, जिसका नाम क्या होता है, एम्प्यूला। और जो लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, वो कौन सा होता है भाई, इस्टमस होता है, दैट जिसके पास एक नैरो ल्यूमन होता है और जो यूट्रस को ज्वाइन करता है। आपको डायग्राम पता होना चाहिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स लेवल विल कोज रिलीज ऑफ, तो भाई कौन सा जो है हार्मोन का लेवल ओव्यूलेशन का और रिजल्ट करेगा, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो 14th डे पे भाई एक फीमेल को ओव्यूलेशन होता है फ्रॉम द ग्रेफिन फॉलिकल, कौन सा भाई हार्मोन का लेवल इससे मैच करेगा? भाई एस्ट्रोजन का हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए। मेरी बात सुनो, मैं वर्बली बोल के अच्छे से आपको ये डिटेल में बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। जो गोनेडोट्रोफिन होता है यानी कि जो एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते रहते हैं फॉलिकुलर फेज के दौरान। आपको पता होगा भाई 3 फेज होते हैं, फॉलिकुलर, सिक्रेटिंग और मेंस्ट्रुएटिंग, ये 3 फेज होते हैं, ठीक है। और स्टिमुलेट करते हैं किसकी? फॉलिकुलर फेज में तो भाई फॉलिकल्स की ही डेवलपमेंट होगी, ठीक है। और किसकी सिक्रेशन? भाई एस्ट्रोजन की। जैसे जैसे फॉलिकल्स बढ़ेंगे एस्ट्रोजन की सिक्रेशन बढ़ती रहेगी। एलएच और एफएसएच ये दोनों जो होते हैं ये एक पीक लेवल को अटेन कर लेते हैं साइकिल की मिड में, यानी कि 14th डे वे, अबाउट 14th डे जो है एलएच और एफएसएच जो अपने पीक लेवल पे होते हैं, जिसको हम एलएच सर्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन डे भी आप इसको बोल सकते हो। जो रैपिड सिक्रेशन होता है एलएच का वो लीडिंग टू इट्स, वो इसके मैक्सिमम लेवल को लीड करता है मिड साइकिल के दौरान, जिसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज, जो इंड्यूस करता है ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर को, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल का जो रप्चर होता है और उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज होता है? ओवम, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये पूरा प्रोसेस था, ये मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी थोड़ा सा बेस बता दिया। आप अपनी देखो अपनी बुक में है ना, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम खोलो और आपको अच्छे से समझ आएगा। 3 फेज होते हैं। पहला फेज अपना कौन सा होता है भाई? मेंस्ट्रुएशन का। दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोलिफेरेटिव फेज। तीसरा फेज होता है ल्यूटियल फेज का, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सिक्रेटरी फेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई? मेंस्ट्रुएशन फेज के दौरान जो है यानी जो है ये अपना ये ब्लीडिंग वगैरह होती है, 5 से 7 दिन का जो साइकिल होता है। उसके बाद फॉलिकुलर फेज में क्या होता है भाई? फॉलिकल्स जो है बढ़ते रहते हैं, ठीक है, जिस दौरान एस्ट्रोजन का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। और जो 14th डे जब आता है एलएच और एफएसएच का लेवल मिड ऑफ द साइकिल 14th डे पे बिल्कुल पीक को अटेन कर लेता है। उस दौरान जो है क्या होता है भाई? एलएच का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल होता है यानी मैच्योर फॉलिकल के बाद ग्राफियन फॉलिकल बनता है, उसका रप्चर हो जाता है, जिससे क्या होता है? ओवम रिलीज होता है, यानी ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक है भाई। जिसके बाद ल्यूटियल फेज यानी सिक्रेटरी फेज आता है, जिसमें कि एकदम से एलएच और एफएसएच का लेवल भी कम हो जाता है और कॉर्पस लुटियम डेवलप होने लगती है, जिस दौरान प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है? अर्ली प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, यानी प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, ठीक है। कौन? डेवलपिंग। ये देखो ओव्यूलेशन हो गया, ओवम रिलीज हो गया। अब हम जो फीमेल की जो ओवरी फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो इस सांस में रहता है, उसको स्पर्म मिलेगा, जिस वजह से वो क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन को लेवल को बढ़ाने लगता है, ताकि एकदम से स्पर्म आए और प्रेगनेंसी को वो क्या कर सके? अटेन कर सके, ठीक है। तो जिस वजह से वो कॉर्पस लुटियम डेवलप होता रहता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। लेकिन जब एट द एंड आगे जो है अपना सिक्रेटरी फेज ल्यूटियल फेज चलता है, जब स्पर्म नहीं मिलता ओवम को, तो उसके बाद कॉर्पस लुटियम रीग्रेस होने लगता है, यानी वापस खत्म होने लगता है। और उसके बाद वापस से नेक्स्ट साइकिल यानी मेंस्ट्रुएशन हो जाती है और नेक्स्ट साइकिल क्या है? चालू हो जाती है, बिगन हो जाती है। तो ये होता है भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है मैच करके फॉलोइंग को। प्लेसेंटा क्या होगा भाई? प्लेसेंटा के साथ कौन सा मैच करेगा? ये भाई आएगा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफी, HCG, ये इसका करेक्ट होगा। जोना पेलिसुलिडा क्या होता है भाई? ओवम की लेयर होती है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या आएगा भाई? इसमें लुब्रिसेशन, ये मैंने बता दिया था। लेडिक सेल एंड्रोजन, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आया? फर्स्ट। प्लेसेंटा का क्या है? सेकंड। तो प्लेसेंटा में बिल्कुल सी हमारा सेकंड क्या है? करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है भाई। 32nd क्वेश्चन की हम बात करेंगे अब। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। करेक्ट सीक्वेंस बतानी है इवेंट्स की, कौन सी होगी? गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, सिनगैमी, जाइगोट, नहीं भाई। गैमेटोजेनेसिस होता है, उसके बाद गैमेट ट्रांसफर होता है, फिर सिनगैमी, हाँ एक एन प्लस, हाँ सिनगैमी से फिर जाइगोट बनता है, फिर सेल डिवीजन होगा उसका, यानी क्लीवेज होती है, फिर सेल डिफरेंशिएशन, फिर oogenesis। बिल्कुल ठीक है भाई, बी। ठीक है, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, जो गैमेटोजेनेसिस होता है वो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, यानी स्पर्म और ओवम की फॉर्मेशन का जो है प्रोसेस, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्म इसको
गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। किसके थ्रू होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के थ्रू रिस्पेक्टिवली। गैमेट ट्रांसफर जो है भाई प्रोसेस होता है ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर। गैमेट ट्रांसफर का क्या मतलब होता है? ये इज अ प्रोसेस कि मेल और फीमेल गैमेट को एक साथ लाने का जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, उसको बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर। सिनगैमी क्या होता है भाई? फ्यूजन होता है गैमेट्स का और ये जाइगोट की फॉर्मेशन को लीड करता है। सिनगैमी मैंने क्या बोला है? फ्यूजन होता है गैमेट्स का और लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ किसकी फॉर्मेशन को? जाइगोट की। क्लीवेज क्या होता है भाई? रिपीटेड सेल डिवीजन, यानी कि क्लीवेज का मतलब होता है जो माइटोटिक डिवीजन होती रहती है रिपीटेडली, उसको क्लीवेज बोलते हैं। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जो स्पेशलाइजेशन होती है सेल की, कि वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म कर पाए। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स एट द एंड। ठीक है, तो हमारे पास इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? बी। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, 33rd क्वेश्चन की। नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज में कोई भी नया फॉलिकल नहीं बनता मेंस्ट्रुअल साइकिल के। क्यों ऐसा? क्यों? ल्यूटियल फेज में आपको बता चुकी हूँ। और क्या होता है? बोथ बिल्कुल ठीक है भाई, एफएसएच और एलएच का लेवल कम होने लगता है ल्यूटियल फेज में। जो मिड ऑफ द साइकिल यानी कि सेक्रेटरी फेज के दौरान एलएच और एफएस मतलब उनका मैक्सिमम लेवल होता है। उसके बाद ये क्या है? धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होने लगते हैं। इस वजह से जो है कोई भी फॉलिकल की डेवलपमेंट नहीं होती। डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। डिफरेंस स्पर्मियोजेनेसिस आपको पता है, स्पर्मिएशन भी मैंने आपको बता दिया था। डिफरेंस बताने के बीच में क्या होगा? स्पर्मेटेड फॉर्म्स, गलत है भाई, स्पर्मेटोजोआ फॉर्म नहीं, स्पर्मेशन गलत। स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होते हैं स्पर्मेशन में, आर रिलीज्ड फ्रॉम सेटोज। बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन भाई। ठीक है, बताने की जरूरत तो नहीं है बार बार क्योंकि कर चुके हैं। मैच द गिवन आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। और करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको जो आपको नीचे दे रखा है इनमें से। अच्छा, यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है। प्रोलिफरेटिव फेज को भाई फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, आपको पता है। सेक्रेटरी फेज को क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज को ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल। बहुत ईजी था भाई, ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो यानी कि ये डी से मैच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई फर्टिलाइजेशन जो ह्यूमन में होती है वो प्रैक्टिकली फिजिबल होती है ओनली, मतलब कि कब हुआ एक्सेप्टेबल और फिजिबल होगी, किस कंडीशन में? स्पर्म ट्रांसपोर्ट वजाइना में, दैट है आफ्टर रिलीज ऑफ ओवम। गलत है भाई, ओवम और स्पर्म ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ। बिल्कुल ठीक है। एम्पुला मैंने आपको जब मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 23rd क्वेश्चन में जब मैं आपको पूरा बेसिक बता रही थी इसका, उस दौरान मैंने आपको एक बात बोली थी एम्पुला का, ये याद रखो कि फर्टिलाइजेशन साइट जो होती है वो एम्पुला होती है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है भाई, फैलोपियन ट्यूब आएगा। यहाँ पे सर्विक्स में नहीं होता, सर्विक्स तो भाई ये बर्थ कैनाल बना लेती है, सर्वाइकल कैनाल मिला के। स्पर्मा ट्रेन टू सर्विक्स विद इन, गलत है भाई, 48 आवर्स ऑफ रिलीज के अंदर नहीं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी कौन सी होगी? एफएसएच स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को जो कि हेल्प करता है, बिल्कुल ठीक है भाई। एलएच ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन, बिल्कुल ठीक है। 14 डे पे एलएच और एफएसएच जो है ग्रेजुअली डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग, गलत है भाई, इंक्रीज होते हैं ग्रेजुअली, इंक्रीज फॉलिकुलर फेज के दौरान इंक्रीज होते हैं, फॉलिकल्स बनाते हैं। एलएच ट्रिगर करता है सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, बिल्कुल ठीक है, लेडिक सेल से, ठीक है डी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस नॉर्मली डिप्लॉयड। कौन सा गैमेटोजेनेसिस के दौरान नॉर्मली सेल डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2n की प्लॉइडी कौन से की होती है इनमें से, वो बताना है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है इसका कौन सा होगा? स्पर्मेटिड नहीं भाई, स्पर्मेटिड की एन होती है, स्पर्मेटोगोनिया की भी एन होती है, सेकेंडरी पोलर बॉडी एन होती है, प्राइमरी पोलर बॉडी नॉर्मली डिप्लॉयड भाई ये होती है प्राइमरी पोलर बॉडी, डी करेक्ट है भाई। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम की बात करें जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हैं, वो डिप्लॉयड होता है। 46 क्रोमोसोम जो है कंटेन करता है। ठीक है, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, पीरियडिकली मियोसिस के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करते हैं, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन करते हैं, जिसका नाम होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, प्राइमरी पोलर बॉडी यानी कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा? डी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट, कौन सा एसोसिएटेड नहीं है ओव्यूलेशन से ह्यूमन फीमेल में? ओव्यूलेशन से कौन सा इनमें से एसोसिएटेड नहीं है? फुल डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक है, इसके रप्चर के बाद ही तो ओव्यूलेशन होगा भाई, तो फुल डेवलपमेंट होना जरूरी है। सेकेंडरी उस साइड का रिलीज, बिल्कुल ठीक है। एलएच सर्ज होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। डिक्रीज ये गलत है। ओव्यूलेशन जो है भाई
मिडल ऑफ साइकिल में जो है टेक प्लेस करती है अबाउट यानी 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इस फेज के दौरान जो लेवल होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, जो कि ट्रिगर करता है एलएच के रैपिड सिक्रेशन को पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसकी वजह से मैक्सिमम लेवल जो है मिड साइकिल के दौरान एलएच का हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज, जिसकी वजह से जो है ग्राफिन फॉलिकल का रप्चर होता है और उसकी वजह से ओवम रिलीज होता है और ओवुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट है भाई ह्यूमन फीमेल्स में मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीट अंटिल, कब तक मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होती भाई? फर्टिलाइजेशन तक। तीसरी चौथी बार बात कर रहे हैं अब इसकी। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनेडोट्रोफिन एक्टिविटी इन नॉर्मल प्रेग्नेंट मोमेंट नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल में हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है गोनेडोट्रोफिन एक्टिविटी का कौन सा है। तो भाई हाई लेवल ऑफ एफएसएच स्टिमुलेट थिकनिंग, गलत है भाई, एंडोमेट्रियम की नहीं। हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच फैसिलिटेट द इम्प्लांटेशन। हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ, बिल्कुल ठीक है भाई, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन माना जाता है। एचसीजी एक प्रेग्नेंट वुमन जो फीमेल होती है, नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल, उसका जो प्लेसेंटा होता है वो एचसीजी हार्मोन को स्टिमुलेट करता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी होगा, जो सिंथेसिस होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का वो एचसीजी जो ह्यूमन कोरियोनिक जो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन था उसके हाई लेवल के कारण होता है। इज अ नॉर्मल गोनेडोट्रोफिन एक्टिविटी एक नॉर्मल जो है प्रेग्नेंट फीमेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ, मेंस्ट्रुअल फ्लो किसके लैक के कारण होता है भाई, ये बताना है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास होता है प्रोजेस्टेरोन। ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरोन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन हुए एक फीमेल को, तो यानी कि किसके लैक के कारण, प्रोजेस्टेरोन के। अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी भैया से क्रिएट करो, ठीक है, समझ आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको वर्बली बोल के भी बता देती हूँ एक दो बातें। मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज के दौरान जो कम से कम लगभग 3 से 5 दिन का होता है, 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल में से जो प्रोडक्शन होती है एलएच की, एंटीरियर लोब जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के, देखो पिट्यूटरी, ये मैं आपको भैया हार्मोन्स वाले चैप्टर में अच्छे से समझा पाऊंगी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब होते हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। तो एंटीरियर लोब से जो है एलएच की प्रोडक्शन होती है जो कंसिडरेबली कम होती रहती है। विदड्रॉल जो होता है इस हार्मोन का, उसकी वजह से जो है कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन कम होने लगती है, क्योंकि भाई उसे स्पर्म मिला नहीं, तो वो आखिर में निराश हो गई, उसे समझ आ गया कि भैया प्रेगनेंसी यहाँ नहीं होनी। तो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या, प्रोजेस्टेरोन सोचता है कि अब यहाँ पे जब मेरी दाल ही निकलनी तो मैं निकल लेता हूँ। प्रोजेस्टेरोन जब वहां से चला गया तो प्रोजेस्टेरोन कम होते ही वहां पे एस्ट्रोजन की जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है इस फेज में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है अपना ब्लीडिंग, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है अपना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। नेक्स्ट है भाई जो फिगर है ये शो करिए एक सेक्शन ह्यूमन ओवरी का। सेलेक्ट करना ऑप्शन जो हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन दे, ए बी का विद फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होगा। प्राइमरी ऊसाइट गलत है भाई, प्राइमरी ऊसाइट नहीं होता ये। बी कॉर्पस ल्यूटियम, यहाँ पे बी कॉर्पस ल्यूटियम, बिल्कुल ठीक है भाई, ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये करेक्ट है। ये क्या करता है, सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन को, बिल्कुल ठीक है भाई, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन को। ये कौन सा, ल्यूटियल फेज में लास्ट फेज की बात हो रही है, जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए होता है। फिर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये डिजनरेट होने लगता है कॉर्पस ल्यूटियम, जिससे उसके बाद फिर नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाती है, ठीक है भाई। और ये क्या है, इट इज ये ठीक, ये प्राइमरी oocyte तो था, इज अ प्रो फेज 1 में, तो ये गलत है। टर्शरी फॉलिकल तो बिल्कुल नहीं है ये। बी कॉर्पस ल्यूटियम ठीक है, सीक्रेट एस्ट्रोजन को सीक्रेट नहीं करता, इस वजह से ये गलत है, तो बता दिया मैंने भी, ऑप्शन करेक्ट है। एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन में जो अमाउंट ऑफ टोटल गोनेडोट्रोफिन एक्टिविटी होती है वो असेस्ड द रिजल्ट एक्सपेक्टेड वोज, तो मतलब नॉर्मल गोनेडोट्रोफिन एक्टिविटी में जो है भाई चेंजेस आ जाते हैं, जिसके रिजल्ट की वजह से क्या होता है, द रिजल्ट एक्सपेक्टेड वोज क्या होगा। तो भाई हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एफिशिएंसी यूट्रस टू स्टिमुलेट, गलत है भाई। हाई लेवल ऑफ, अब भाई इम्प्लांटेशन प्रेग्नेंट है, वो इम्प्लांटेशन तो कब का हो चुका। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एचसीजी टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल की थिकनिंग का क्या काम है भाई। हाई लेवल ऑफ एफएसएच एलएच इन यूट्रस टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल थिकनिंग, एंडोमेट्रियल ठीक है क्या काम है। हाई लेवल ऑफ एचसीजी टू स्टिमुलेट, बिल्कुल ठीक है भाई, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन, इसका काम होगा एचसीजी, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही बिल्कुल सेम। द सिक्रेटरी फेज जो होता है ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इसको और क्या कहा जाता है, दूसरा नाम बताना भाई क्या होता है उसका। करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास होगा सी, सिक्रेटरी फेज को ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है, और ये अबाउट 13 दिन का होता है, ठीक है, 13 डेज।
तो भाई मैं आपको ये पीछे वाले क्वेश्चन को भी एक बार थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। जो प्रेगनेंसी होती है वो कंफर्म कब होती है? बाय डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ, जब उसकी फीमेल के अंदर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एचसीजी की पुष्टि अगर ब्लड या यूरिन में हो जाए प्रेग्नेंट वुमन की, तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। ठीक है। एचसीजी एक हार्मोन होता है जो प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है भाई इम्प्लांटेशन के बाद, यानी कि जब इम्प्लांटेशन हो चुका है उसके बाद प्लेसेंटा जो है प्लेसेंटा वहां पे बनता है, प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन को एचसीजी, जिसका नाम होता है एचसीजी प्ले करता है एक इसेंशियल रोल किसकी मेंटेनेंस में? कॉर्पस लूटियम की। ठीक है। जो अलाउ करता है प्रोजेस्ट्रोन की सिक्रेशन में और हार्मोन की सिक्रेशन, एस्ट्रोजन की सिक्रेशन में। प्रोजेस्ट्रोन जो है यूट्रस को एनरीच कर देता है एक थिन लाइनिंग, एक थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स के साथ और कैपिलरीज के साथ, सो दैट ताकि वो ग्रोइंग फीटस को क्या है सस्टेन कर सके, उसको अच्छे से जो पालन पोषण उसका हो सके। प्लेसेंटा क्या होता है? एक फुल्ली फॉर्म्ड, इस फुल्ली फॉर्म्ड बाई 18 से 20 वीक के बाद जो है प्लेसेंटा एक बिल्कुल फुल्ली अच्छे से बन जाता है, लेकिन वो जो है ग्रोथ जो है उसकी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है भाई। एट डिलीवरी के टाइम पे उसका वेट कम से कम प्लेसेंटा का 1 पाउंड का होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है भाई व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है ह्यूमंस में? आफ्टर मैनी स्पर्म रीच क्लोज टू ओवम, जब बहुत सारे स्पर्म जो है ओवम के पास पहुंच जाए तो उस दौरान क्या होता है ये बताना है। तो भाई सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प वन स्पर्म, बिल्कुल ठीक है। ये जो एक्रोसोम की एक्टिविटी होती है, जो एक्रोसोम होता है ZP3 कुछ हार्मोन है, ये क्या करता है भाई? हेल्प सिर्फ एक ही स्पर्म को जो है उसके ओवम के साइटोप्लाज्म में एंट्री देता है जोना पेलिसुडा के थ्रू। ठीक है। देखो फर्टिलाइजेशन के दौरान ह्यूमंस में बहुत सारे स्पर्म जो है वो ओवम के पास चले जाते हैं, क्योंकि स्पर्म जो है कॉन्टेक्ट में एज जो स्पर्म है जो ओवम की लेयर होती है भाई जोना पेलिसुडा, उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं, वो इंड्यूस कर देते हैं उसकी मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस जो कि एडिशनल स्पर्म की एंट्री को ही ब्लॉक कर देते हैं भाई। वो सभी को एंट्री देंगे ही नहीं। जो सिक्रेशन होती है एक्रोसोम की वो क्या करती है? मदद करती है कि सिर्फ एक ही स्पर्म जो है जो ओवम का साइटोप्लाज्म है उसमें एंटर कर सके जोना पेलिसुडा के थ्रू। ठीक है भाई। जोना पेलिसुडा जो होता है वो मतलब किसको सपोर्ट करता है? उस साइट और फोलिकल सेल्स के बीच की कम्युनिकेशन को। ऐसा नहीं है कि वो बातें करने लगते हैं, नहीं भाई, उनका जो बीच का एक कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है। oogenesis के दौरान जो oogenesis प्रोटेक्ट करता है किसको? उस साइट को, एग को और एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के दौरान, और रेगुलेट करता है इंटरेक्शन किसके किसके बीच का? जो ओव्यूलेटेड एग है और जो फ्री स्विमिंग स्पर्म है, जिसके बाद क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है भाई। नेक्स्ट है अबाउट विच डे इन अ नॉर्मल ह्यूमन, कौन से मतलब दिन पे एक नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल में डज रैपिड सिक्रेशन जो है LH का, जिसको हम LH सर्ज बोलते हैं, नॉर्मली अकर्स। ये तो भाई पता है, बताने की भी जरूरत नहीं। 14th डे। सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीजन जो होती है मैमेलियन ओवम की अकर, सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीजन ऑफ मैमेलियन ओवम अकर्स कब होती है भाई? वो तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, अनटिल, जब तक ओवम जो है वो पेनिट्रेट ना हो जाए स्पर्म में, जब तक सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीजन नहीं होती। ठीक है भाई। थोड़ा सा बता देती हूँ। oogenesis में जो सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीजन होती है अकर्स अनटिल, वो कब तक होती है? जब तक ओवम जो है स्पर्म के अंदर पेनिट्रेट होता है। oogenesis इन्वॉल्व करती है फीमेल हैप्लॉइड गैमेट की फॉर्मेशन को, यानी ओवा को, डिप्लॉइड एग मदर सेल से, ऊगोनिया ऑफ ओवरी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये भाई आपको फेजेस बताने कौन सा करेक्ट है। प्रोलिफरेटिव रैपिड गलत है भाई। डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेटरी फेज एंड इंक्रीज सिक्रेशन बिल्कुल ठीक। मेंस्ट्रुअल ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम या एंडोमेट्रियम का, ओव्यूलेशन अटेन पीक लेवल एंड शार्प फॉल इन सिक्रेशन ऑफ, ओवुलेशन के दौरान LH और FSH जो है अटेन पीक कर लेते हैं, और शार्प फॉल नहीं होता भाई, ग्रेजुअली शार्प फॉल और ग्रेजुअली डिक्रीज होने में फर्क है। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे डिक्रीज होता है, शार्प फॉल एकदम से नहीं होता। ठीक है। फीमेल की बॉडी भाई एक मैकेनिज्म चलता है, ऐसे एकदम से कुछ भी थोड़ी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रूट कॉज व्हाई मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इज रेगुलरली साइक्लिंग ह्यूमन फीमेल। तो बताना है क्या कारण है जिसकी वजह से इज मोस्ट लाइकली रूट कॉज, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन जो है वो रेगुलरली इज नॉट टेकिंग प्लेस इन रेगुलरली साइक्लिंग ह्यूमन फीमेल। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ हाइपरट्रोफी, मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम, फर्टिलाइजेशन। ओवम की फर्टिलाइजेशन हो गई है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन अब नहीं हो रही है, सीधी सी बात है भाई। ठीक है। ओवम को स्पर्म मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है ओवम की। अब मैं थोड़ा सा आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में बता देती हूँ, वर्बली ध्यान से सुनना। फर्टिलाइजेशन जो होती है भाई ओवम की, वो मोस्ट लाइकली रूट कोज होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन जो है एक
रेगुलरली साइकिलिंग ह्यूमन फीमेल में होनी बंद हो गई है। इन ऑर्डर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर, फर्टिलाइजेशन होने के लिए वन ऑफ द स्पर्म जो है, एक स्पर्म को अटैच होना पड़ता है ओवम के साथ, और उसको जो है उसके आउटर सरफेस पे पेनिट्रेट करना पड़ता है। जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो फिर कंटिन्यू करेगा अपनी ट्रेवल, ठीक है, कंटिन्यू रहेगा भाई ट्रेवल करता हुआ, और डाउन द फेलोपियन ट्यूब में बेसिकली टेकिंग सेवरल डेज, मतलब कुछ दिन लेता है वो, जब तक मतलब यूट्रस तक पहुंचने में भाई कुछ समय लगता है उसको। जब वो अराइव हो जाएगा, मतलब व्हेन इट अराइव्स, वो अटैच कर लेगा खुद को किसके साथ, इटसेल्फ टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसके साथ उसको अटैच कर लेगा, और ग्रोथ उसकी जो है कंटिन्यू रहेगी। अगर ओवम जो है फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ है तो वो डेड, मतलब मर जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उनका लेवल वहीं पे कम हो जाएगा। विदाउट दिस हार्मोन, इन हार्मोन के बिना जो प्रिपेयर्ड यूट्रस लाइनिंग है वो टूट जाती है और रिलीज होती है वजाइना के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। ठीक है भाई, ये आपको समझ आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मेंस्ट्रुएशन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml, बिल्कुल ठीक है भाई 40 ml मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड कैन इजिली क्लोट, नहीं भाई ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है एट मेनोपोज फीमेल देयर इज स्पेशली एब्रप्ट इंक्रीज इन, बिल्कुल ठीक है भाई। मेनोपोज होता है जब भाई पीरियड जो है खत्म, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाए किसी फीमेल में। बिगिनिंग ऑफ साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल मेनार्क बोलते हैं उसको, और जब खत्म होती है तो मेनोपॉज बोलते हैं। अब इसका रीजन सुनो भाई। ह्यूमन फीमेल में जो पीरियोडिक डिस्चार्ज होता है ब्लड का या फिर म्यूकस का और कुछ सेलुलर डेब्रिस उसको बोल सकते हैं यूट्राइन वॉल से, ठीक है, जो कि एक नॉन प्रेग्नेंट वुमन ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल को इंड्यूस करती है सेक्सुअलिटी मैच्योरिटी के दौरान, सेक्सुअल मैच्योरिटी के दौरान, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअस साइकिल। ठीक है, ये किसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी। कुछ घंटों पहले जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है उसके कुछ घंटों पहले जो स्पाइरल आर्ट्रियोल्स होती हैं, भाई स्पाइरल आर्ट्रियोल्स होती हैं, ठीक है, आप इतना समझो पहले, वो कॉन्स्ट्रिक्ट वन बाय वन, मतलब कि सिकुड़ने लगते हैं एक, मतलब वन बाय वन, रिजल्टिंग इन ब्लैंक्ड म्यूकोसा, मतलब जिसकी वजह से वो म्यूकोसा जो आप बोलते हो वजाइनल डिस्चार्ज थोड़ा सा जिसको बोल सकते हो, वो होता है। जो म्यूकोसा है वो श्रिंक एंड डेथ ऑफ द ब्लड डिप्राइव्ड टिश्यू। म्यूकोसा क्या आता है भाई, श्रिंक यानी सिकुड़ जाता है, और ब्लड डिप्राइव्ड टिश्यू की है वहां पे डेथ हो जाती है। ब्लड क्लोटिंग जो है डजंट अकर, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती किसकी प्रेजेंस के कारण, फिब्रिनोलाइजिन की प्रेजेंस के कारण। और फिब्रिनोलाइजिन भाई सेवरल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो ब्लड क्लोट के डिसोल्यूशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है भाई, तो ये पूरा इसका रीजन है। और मैं एक, अगर ये चीज आपको नहीं समझ आई है जैसे मैंने बताया, तो मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ। जो बॉडी है वो प्रोड्यूस और रिलीज करती है एंटी कोगुलेंट को मेंस्ट्रुएशन के दौरान, ब्लड को क्लोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है भाई, उसको स्टॉप करने के लिए। ये भाई इसका बिल्कुल इजी रीजन है। वैसे हम जो है सर्कुलेशन वाला, ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम समझते हैं कि भाई क्या कैसे क्या क्लोटिंग होती है ब्लड की, वो वहाँ पे देखेंगे। ह्यूमन फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन है कैन बी डिफर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, कैसे हम उसको डिफर कर सकते हैं एक दूसरे से। डिफर्ड का मतलब होता है भाई पोस्टपोन करना। ह्यूमन जो फीमेल है मेंस्ट्रुएशन को वो किस तरीके से क्या कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। देखो जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोडोइल यानी एस्ट्रोजन जो होता है वो कंटिन्यू द हाइपरट्रोफी ऑफ एंडोमीट्रियल, वो एंडोमीट्रियल की लाइनिंग का ब्रेकडाउन नहीं होने देता यूट्रस में और फेलोपियन ट्यूब में, और उसको मेंटेन रखता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो प्रोजेस्टेरोन जो है नेसेसरी है प्रॉपर इंप्लांटेशन के लिए, फीटस का प्रॉपर इंप्लांटेशन हो सके यूट्राइन वॉल में, उसके लिए भी प्रोजेस्टेरोन इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलेट करता है एंडोमीट्रियल ग्लैंड को कि वो एक न्यूट्रिएंट फ्लूइड को सिक्रीट करे फीटस के लिए, हैंस जो टर्म सिक्रेटरी फेज है, ठीक है, उसको इस वजह से हमने उसको जो है सिक्रेटरी फेज बोला गया है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है भाई, एफएसएच के रिलीज का इनिबिट करता है, यानी बंद कर देता है, ताकि सो दैट इट मे नॉट डेवलप, ताकि वो जो है एडिशनल फोलिकल्स या फिर एग्स को क्या है डेवलप ना कर पाए। ठीक है भाई, तो ये जो है हमारे PYQs थे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे, चैप्टर भी आपको समझ आया होगा कुछ, क्योंकि मैंने बहुत सारा मतलब
80% चैप्टर भी मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे सारी चीजें फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, स्पर्म से रिलेटेड को मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल सब बता दिया मैंने आपको। तो भाई ये हमारे पास जो है हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। टुडे डेट इज 27/2024, ठीक है। तो भाई मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।